कई साल पहले हमारे ऊपर एक बहुत बड़ी मुसीबत आई थी। उस तबाही ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। देखते ही देखते शहर के शहर बर्बाद हो गए। सिर्फ कुछ ही महीनों में हमारी आधी दुनिया खंडहर बन चुकी थी। इंसान हार मानने वालों में से नहीं थे, पर उस तबाही के साथ एक अजीब सी शक्ति भी आई थी। वो थी अपनी आत्मा की ताकत, यानी सोल बीस्ट को जगाने की शक्ति। मेरे माता पिता जनरल मो और जनरल लिंग इस दुनिया के बहुत बड़े हीरो थे। उन्हें देखकर मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता था। मैं हमेशा उनसे कहता था कि मुझे भी बड़ा होकर उन्हीं की तरह बनना है। मुझे आज भी याद है, मेरे पापा ने प्यार से मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए कहा था कि लिन, ये एक दिन तुम हमसे भी आगे जाओगे और पूरे देश का नाम रोशन करोगे। उन्होंने मुझे एक तोहफे में गले का हार दिया था। वो चाहते थे कि ये हार हमेशा मेरे साथ रहे और मुझे बड़ा होते हुए देखे। मैं बस इसी सपने के साथ बड़ा हो रहा था कि एक दिन अपने माता पिता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपने देश की रक्षा करूंगा। लेकिन मेरा ये सपना पूरा होने से पहले ही टूट गया। इससे पहले कि मैं बड़ा हो पाता, वो एक हादसे में मुझे छोड़कर चले गए। सबने कहा कि वो एक एक्सीडेंट था, लेकिन मेरा दिल ये मानने को तैयार नहीं था। मुझे यकीन था कि इसके पीछे कोई गहरा राज है और मुझे उस सच का पता लगाना ही था। सच जानने के लिए मेरा प्लान था कि मैं फैंटम लीजन का हिस्सा बनूं, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मैं चाहे कितनी भी कोशिश कर लूं, मैं अपनी उस खास शक्ति यानी सोल बीस्ट को जगा ही नहीं पा रहा था। एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि पूरे 100 बार मैं फेल हो चुका था। मेरी 100वीं कोशिश भी बेकार गई। मेरे मास्टर मुझ पर बुरी तरह चिल्लाए। उन्होंने गुस्से में कहा कि मैंने जागृति के लिए जरूरी सारा सामान बर्बाद कर दिया है और मैं एक मामूली सा सोल बीस्ट तक नहीं जगा पा रहा हूँ। हमारा लिन खानदान 100 सालों से अपनी बहादुरी के लिए जाना जाता था। मेरे माता पिता इस खानदान के सबसे चमकते सितारे थे, पर मुझे देखकर मेरे दादाजी की आंखों में अब सिर्फ नफरत और निराशा थी। उन्होंने ठंडे लहजे में कह दिया कि उन्हें अब मुझसे कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए थी। आखिर में दादाजी ने भी मुझे छोड़ दिया। उस वक्त मुझे महसूस हुआ कि दादाजी की नजरों में हमेशा से सिर्फ मेरे पापा ही उनके बेटे थे। मेरी वहाँ कोई जगह नहीं थी। तभी मेरे एक रिश्तेदार ने मेरा मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। उसने मुझे बहुत बुरा भला कहा। उसने मुझे बिना माँ बाप का अनाथ और कचरा तक बुला दिया। उसने बड़े घमंड से सबको बताया कि उसके अपने बेटे ने अपनी शक्ति को जगा लिया है और वो एक सोल बीस्ट का मालिक बन गया है, जबकि मैं सिर्फ एक बेकार कूड़ा हूँ। बात यहीं खत्म नहीं हुई। उसने अपने आदमियों को इशारा किया और चिल्लाकर कहा कि इसे पकड़ लो। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि वो मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं। मैंने गुस्से और हैरानी में उनकी तरफ देखा और उनसे पूछा कि आखिर वो किस हक से मेरे साथ ये सब कर रहे हैं। उसने मेरे चेहरे के पास आकर बड़े घमंड से कहा कि वो फैंटम लीजन ज्वाइन करने वाला है। उसने साफ बोल दिया कि मुझ जैसे कचरे को साफ करने पर कोई भी उंगली नहीं उठाएगा। उसकी बातें सुनकर मेरा खून खौल उठा। क्या मेरी किस्मत में बस यही लिखा था? क्या मेरा अंत इसी तरह एक बेकार इंसान की तरह होने वाला था? नहीं, मुझे ये मंजूर नहीं था। मैं अंदर ही अंदर चिल्लाया कि मैं हार नहीं मानूंगा। मैं इस तरह यहाँ खत्म नहीं हो सकता। तभी अचानक मेरे दिमाग में एक अजीब सी मशीनी आवाज गूंजी। उसने कहा कि डीएनए की जांच पूरी हो गई है। अगले ही पल इविल डिजायर नाम का एक रहस्यमय दरवाजा मेरे सामने खुल गया। सिस्टम ने मुझे बधाई दी कि मैंने इविल डिजायर को चालू कर दिया है। मेरी किस्मत एक पल में बदल गई थी। मेरे सामने नंबर 1 का सबसे खतरनाक शैतानी जानवर खड़ा था। ये कोई मामूली जीव नहीं था, ये एसएसएस रैंक वाला स्लॉथफुल हेवन इविल एम्परर था। उसे देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मैंने उससे पूछा कि क्या वो मेरा सोल बीस्ट है। उस पल मुझे इस दुनिया की सच्चाई समझ आने लगी। जब से ये मुसीबतें और दानव हमारी दुनिया में आए हैं, इंसानों के पास उनसे लड़ने का एक ही रास्ता बचा था और वो था अपने सोल बीस्ट को जगाना। दूसरे देशों के पास बहुत ताकतवर एसएसएस लेवल के सोल बीस्ट थे। किसी के पास आग उगलने वाली 9 पूंछों वाली लोमड़ी थी, तो कोई टाइटन जैसे विशाल दानव की मदद से कमजोर देशों को कुचल रहा था। लेकिन हमारा देश, ये ड्रैगन किंगडम, पूरी दुनिया में मजाक बन चुका था। आज तक हमारे यहाँ कोई भी ऐसा नहीं था जिसने एसएसएस रैंक का सोल बीस्ट जगाया हो। पर अब मुझे समझ आया कि असली बात क्या थी। हमारे देश के सबसे ताकतवर और महान सोल बीस्ट कहीं खोए नहीं थे। वो सब के सब इसी इविल डिजायर सिस्टम के अंदर कैद थे। ये जानकर मेरी हिम्मत बढ़ गई। मैंने जोश में आकर सिस्टम से कहा कि मुझे इविल डिजायर का सबसे ताकतवर और सबसे महान सोल बीस्ट अभी चाहिए। मुझे लगा कि अब मैं अजय बन जाऊंगा और कोई मुझे छू भी नहीं पाएगा। लेकिन तभी सिस्टम ने मुझे मेरी औकात याद दिला दी। उसने ठंडी आवाज में कहा कि अभी मेरी पावर का लेवल सिर्फ ब्रॉन्ज लेवल 1 है। इस लेवल पर मैं सिर्फ इविल एम्परर की बुनियादी
बुनियादी शक्तियों का ही इस्तेमाल कर सकता था। मुझे थोड़ा गुस्सा आया और चिढ़ भी हुई। मैंने तो सोचा था कि मैं अभी के अभी सबसे ताकतवर बन जाऊंगा और सबको धूल चटा दूंगा, पर मुझे क्या पता था कि अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है। अब मैं वो कचरा नहीं रहा था जो अपने माता पिता के नाम पर दाग लगाए। अब कोई भी मुझे घुटनों पर नहीं ला सकता था और न ही मेरी आंखों में आंसू ला सकता था। तभी शियाओ शुए दौड़ती हुई मेरे पास आई और उसने मुझे जोर से गले लगा लिया। वो बुरी तरह रो रही थी। उसे लगा था कि लिंग झो ने मुझे मार डाला है। वो इतनी जोर से मुझसे लिपटी हुई थी कि मेरी सांसें अटकने लगी। मैंने उससे कहा कि अगर तुम मुझे इसी तरह दबाती रही तो मैं सच में मर जाऊंगा। उसने सुबकते हुए मुझसे मिन्नत की कि लिन ये भैया आप यहाँ से चले जाइए। उसने साफ किया कि वो मुझे कमजोर या शर्मिंदगी की वजह नहीं मानती थी, बस वो मुझे इस घर में और ज्यादा दुख झेलते हुए नहीं देख सकती थी। उसने मुझसे कहा कि वो मेरा साथ देगी, वो मेरा ख्याल रखेगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे बड़े पापा ने उसका ख्याल रखा था। उसकी बातें सुनकर मुझे अच्छा लगा, लेकिन मैंने उसे साफ मना कर दिया। मैंने फैसला कर लिया था कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं रहूंगा और सबका सामना करूंगा। उसी समय बाहर बहुत हलचल हो रही थी। लिन झो वानशेन कॉर्प्स की भर्ती परीक्षा में बैठने वाला था। ये कोई छोटी बात नहीं थी, क्योंकि एक मामूली सिपाही बनने के बाद भी इंसान की ताकत एक बड़े अफसर के बराबर हो जाती है। लिन झो जानबूझकर अपने सोल बीस्ट पर बैठकर परीक्षा देने पहुंचा था ताकि पूरी दुनिया को अपनी शक्ति का दिखावा कर सके। उसे देखकर लोग आपस में बातें करने लगे कि लिंग खानदान में सिर्फ वही एक ऐसा है जो सोल बीस्ट को जगा पाया है। तभी वहाँ तांग परिवार का तांग याओजू आया। उसने बड़े घमंडी अंदाज में मेरे दादाजी की बेइज्जती करना शुरू कर दी। उसने कहा कि जब उसका अपना भाई पहले से ही वानशेन कॉर्प्स में है तो दादाजी अपने पोते को यहाँ भेजकर अपनी और पूरे खानदान की थू-थू क्यों करवा रहे हैं। उसकी कड़वी बातें सुनकर दादाजी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने भरी आवाज में कहा कि अगर आज मेरे पापा यहाँ होते तो इन लोगों की इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो हमारे खानदान का इस तरह मजाक उड़ा सके। माहौल बहुत गर्म हो गया था। दादाजी ने तांग याओजू की आंखों में आंखें डालकर उसे एक बड़ी चुनौती दे दी। उन्होंने कहा कि क्या तुम शर्त लगाने की हिम्मत रखते हो। दादाजी ने साफ कह दिया कि अगर आज तांग खानदान जीत गया तो मेरा पूरा लिंग खानदान उनके सामने घुटने टेक देगा, लेकिन अगर तांग खानदान हार गया तो उन दोनों भाइयों को हमारे सामने घुटने टेकने होंगे और हमें अपना दादा मानना होगा। वहाँ खड़ा हर इंसान हैरान रह गया। सबको लग रहा था कि लिंग खानदान का हारना तय है। लोगों ने कानाफूसी शुरू कर दी कि लिंग झो के पास तो एस क्लास का सोल बीस्ट है। ऐसे में दादाजी ने इतनी बड़ी शर्त लगाकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। उन्हें लग रहा था कि आज हमारे खानदान की बर्बादी निश्चित है। वहाँ खड़े लोग तांग याओजू की तारीफों के पुल बांध रहे थे। कोई कह रहा था कि उसका भाई वानशेन कॉर्प्स का बड़ा अफसर है तो तांग के पास जो एस क्लास का सोल बीस्ट होगा। तभी भीड़ में से किसी ने मेरा मजाक उड़ाते हुए कहा कि लिन ये के पास तो कोई सोल बीस्ट है ही नहीं। उनकी बातें सुनकर मेरा खून खौल उठा। मैं आगे बढ़ा और चिल्लाकर कहा, किसने कहा कि मेरे पास सोल बीस्ट नहीं है। मुझे वहाँ जिंदा खड़ा देख सबकी आंखें फटी की फटी रह गयी। वो लोग हैरान थे कि मैं अब तक बच कैसे गया। उन्होंने मुझे फिर से कचरा कहा और चिल्लाकर बोले कि मुझ जैसे बिना सोल बीस्ट वाले बेकार इंसान को यहाँ से तुरंत दफा हो जाना चाहिए। मैंने शियाओ शुए को पीछे हटने को कहा और उससे बोला कि बस देखती जा। मैंने अपनी पूरी ताकत बटोरी और अपने सोल बीस्ट को पुकारा, बाहर आओ ड्यो तियान शिए हुआ। लेकिन उसी पल मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। मुझे तब समझ आया कि सोल बीस्ट जितना ऊंचे लेवल का होता है उसे बाहर बनाए रखने के लिए उतनी ही ज्यादा सोल पावर की जरूरत पड़ती है। मेरा लेवल अभी बहुत कम था, इसलिए मैं उस महान शैतानी सम्राट को उसके असली रूप में नहीं ला सका। अगले ही सेकंड वो ताकतवर सम्राट एक छोटी सी कमजोर चिड़िया के रूप में मेरे सामने प्रकट हुआ। वहाँ खड़ा हर इंसान पागलों की तरह हंसने लगा। तांग याओजू ने मेरा मजाक उड़ाते हुए कहा कि क्या ये कोई पंख जड़ी हुई मरी हुई चिड़िया है। लोगों ने ताने मारना शुरू कर दिए कि ये तो एफ ग्रेड से भी गया गुजरा है। इससे अच्छा तो ये होता कि मैं इसे कभी जगाता ही नहीं। तभी उस घमंडी इंसान ने मेरे माता पिता का नाम लिया। उसने बड़े ही घटिया अंदाज में कहा कि मेरे माता पिता एक मामूली सी जंग में बुरी तरह मारे गए और उनका अंत बहुत ही शर्मनाक था। उसने हंसते हुए कहा कि उनका बेटा तो उनसे भी ज्यादा बदकिस्मत और कमजोर निकला। उसकी कड़वी बातें सुनकर मेरा दिल छलनी हो गया, पर मेरा इरादा और मजबूत हो गया। मेरे दादाजी को भी लगा कि मैंने अपनी पूरी कोशिश की पर मैं हार गया। उन्होंने मुझसे कहा कि ये जगह मेरे लिए नहीं है। वहीं मेरे लालची चाचा ने चिल्लाकर कहा कि मुझे खानदान से निकाल देना चाहिए क्योंकि मैं उनके लिए सिर्फ शर्मिंदगी की वजह हूँ। मैंने सबकी तरफ देखा और दो टूक आवाज में कह दिया कि मैं इस परीक्षा में जरूर बैठूंगा। मैंने सबके सामने एक बहुत बड़ी शर्त रख दी, अगर मैं वानशेन कॉर्प्स में भर्ती नहीं हो पाया तो मैं खुद ये खानदान छोड़कर चला जाऊंगा। मैं हमेशा के लिए सुरक्षित इलाके यानी सेफ जोन से बाहर चला जाऊंगा और अपनी मौत का इंतजार करूंगा। मेरी बात सुनकर वहाँ सन्नाटा छा गया।
वानशेन कॉर्प्स की ये परीक्षा 2 हिस्सों में बंटी हुई थी। पहला राउंड बहुत खतरनाक था क्योंकि इसमें हमारा सामना उन दानवों से होना था जिन्होंने हमारी दुनिया को तबाह किया था। हमें 2 घंटे का समय दिया गया और शर्त ये थी कि जो भी उस इलाके के सारे दानवों को खत्म कर देगा वही अगले राउंड में जाएगा। वहाँ कोई खेल नहीं चल रहा था, वो दानव बिल्कुल असली थे। उन्हें हराने से हमारी सोल पावर तो बढ़ती, लेकिन अगर हम हार जाते तो जान भी जा सकती थी। हमें साफ कह दिया गया था कि अगर जान पर बन आए तो तुरंत मदद के लिए पुकारना। परीक्षा शुरू होने ही वाली थी कि लिंग झो मेरे पास आया। उसके चेहरे पर वही पुरानी घटिया मुस्कान थी। उसने बड़े घमंडी लहजे में कहा कि वो अपनी रफ्तार से सबको हैरान कर देगा। उसने मुझे चुनौती दी कि मैं तो पहला राउंड भी पार नहीं कर पाऊंगा। वो बेसब्री से उस पल का इंतजार कर रहा था जब मुझे सेफ जोन से बाहर फेंक दिया जाएगा और दानव मुझे नोच नोच कर खा जाएंगे। शियाओ शुए की आंखों में मेरे लिए फिक्र थी। उसने धीरे से मुझसे कहा कि मैं खुद पर बहुत ज्यादा दबाव न डालूं। उसने यहाँ तक कह दिया कि अगर मैं हार भी गया तो वो दादाजी के सामने मेरे लिए मिन्नतें करेगी ताकि वो मुझे माफ कर दे। मैंने उसे बस इतना ही कहा कि फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। उधर दादाजी मुझे बड़ी गौर से देख रहे थे। मुझे महसूस हुआ कि उन्हें मुझ में मेरे पापा की झलक दिख रही थी। ये देखकर मेरे चाचा चिढ़ गए। उन्होंने दादाजी से कहा कि वो मुझ जैसे बेकार इंसान से उम्मीद लगाकर अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। उनके लिए तो उनका बेटा लिंग झो ही खानदान का असली चमकता सितारा था। जैसे ही परीक्षा शुरू हुई मैं उस दानवों वाले इलाके में दाखिल हुआ। वहाँ के दानव लेवल 5 से भी कम के थे, जो मेरे लिए ज्यादा मुश्किल नहीं होने चाहिए थे। मैंने अपने नन्हे से सोल बीस्ट शिए हुआंग से पूछा कि क्या हम 2 घंटे के अंदर ये सब खत्म कर पाएंगे। शिए हुआंग ने बहुत ही बेरुखी से जवाब दिया। उसने कहा कि 2 घंटे तो बहुत ज्यादा है, हमारे पास इतना फालतू वक्त नहीं है। उसे तो बस जल्दी से जल्दी अपनी पुरानी ताकत और खूबसूरती वापस चाहिए थी। उसकी बात सुनकर मुझे समझ आ गया कि वो इस काम को पलक झपकते ही खत्म करना चाहता था। फिर क्या था, हमने हमला शुरू कर दिया। करीब 1 घंटे बाद लिंग झो बाहर निकला। वो पसीने से तरबतर था, लेकिन उसके चेहरे पर जीत की खुशी थी। उसे पूरा यकीन था कि वही सबसे पहले बाहर आया है और उसने रिकॉर्ड बना दिया है। वो जोर जोर से हंसने लगा, लेकिन जैसे ही उसकी नजर मुझ पर पड़ी उसके होश उड़ गए। मैंने बड़े आराम से उसकी तरफ देखा और कहा कि मैं पिछले आधे घंटे से यहाँ खड़ा होकर उसका इंतजार कर रहा हूँ। उसकी घिघी बंध गई। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिस काम को करने में उसे 1 घंटा लगा उसे मैंने सिर्फ 30 मिनट में ही खत्म कर दिया था। लिंग झो मुझे बाहर देखकर पूरी तरह सुन्न पड़ गया था। उसे तो लग रहा था कि मैं अंदर किसी दानव के हाथों मारा गया हूँगा। उसे क्या पता कि उस गुफा के अंदर मेरे साथ क्या हुआ था। वहाँ एक लेवल 5 का बेहद खतरनाक दानव था जो किसी को भी चुटकियों में मसल सकता था, लेकिन मेरे लिए वो दानव सिर्फ एक ट्रेनिंग पार्टनर की तरह था। मैंने शिए हुआंग के साथ मिलकर अपनी शक्तियों को परखा और उसे धूल चटा दी। जैसे ही वो दानव ढेर हुआ मेरे दिमाग में सिस्टम की साफ आवाज गूंजी। उसने मुझे बधाई दी कि मेरी सोल पावर अब बढ़कर ब्रॉन्ज लेवल 3 पर पहुंच गई है। सिर्फ इतना ही नहीं, मुझे एक नया हुनर भी मिला जिसे स्लिप क्लॉ यानी नींद वाला पंजा कहा जाता था। मैंने उस दानव का शुक्रिया अदा किया जिसने मेरी ताकत बढ़ाने में मेरी मदद की और फिर मैं बड़े आराम से बाहर आ गया। अब पहले राउंड की परीक्षा खत्म हो चुकी थी। तभी परीक्षा के बड़े अधिकारी सामने आए और उन्होंने दूसरे राउंड का ऐलान किया। उन्होंने हम सबको बहुत ही गंभीर आवाज में समझाया कि हमारी लड़ाई सिर्फ उन दानवों से नहीं है बल्कि उन बाहरी दुश्मनों से भी है जो अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करते हैं। इसलिए दूसरा राउंड एक अखाड़े की लड़ाई होने वाला था। यहाँ हमें एक दूसरे के सामने लड़ना था और जो जीतेगा वही वानशेन कॉर्प्स का हिस्सा बनेगा। पहली लड़ाई लिंग झो और तांग याओजू के बीच तय हुई। लिंग झो का घमंड 7वें आसमान पर था। उसने मेरी तरफ देखकर फुसफुसाया कि सिर्फ तेज भागने से कुछ नहीं होता, असली ताकत तो मैदान में पता चलेगी। उसने दावा किया कि वो अपनी रॉक जायंट बियर की ताकत से सबको कुचल देगा। उधर मेरे चाचा भी बहुत आत्मविश्वास में थे। उन्हें पूरा यकीन था कि उनका बेटा एस क्लास का सबसे ताकतवर योद्धा है और तांग याओजू उसके सामने कुछ भी नहीं है। लेकिन तभी तांग खानदान की तरफ से एक करारा जवाब आया। उन्होंने हंसते हुए पूछा कि किसने कह दिया कि तांग याओजू के पास सिर्फ एस क्लास का सोल बीस्ट है। उसी पल तांग याओजू ने अपनी आंखें बंद की और अपने सोल बीस्ट को पुकारा। मैदान में एक भयानक दहाड़ गूंजी और सबके सामने एक विशाल लायन किंग यानी शेर खड़ा हो गया। वहाँ मौजूद हर इंसान की आंखें फटी की फटी रह गईं। लेकिन असली धमाका तो अभी बाकी था। उस शेर की पूंछ एक चमकती हुई तलवार में बदल गई जिसे लायन टेल ब्लेड कहा जाता था। ये देखकर भीड़ में शोर मच गया। लोग चिल्ला
चिल्लाने लगे कि तांग याओजू तो वाकई एक महान योद्धा है। ऐसी जादुई तलवार सिर्फ वही इंसान बना सकता है जिसकी सोल पावर बहुत ही ऊंचे लेवल की हो। तांग याओजू अब लिंग झो के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बन चुका था। मैदान में मुकाबला शुरू होते ही लिंग झो ने अपनी रॉक जायंट बियर की ताकत से खुद को पत्थर जैसा मजबूत बनाने की कोशिश की, लेकिन तांग याओजू की रफ्तार बहुत ज्यादा थी। लिंग झो उसके सामने एक जोकर जैसा लग रहा था। तांग के वार इतने तेज थे कि लिंग झो बुरी तरह घबरा गया और हाथ जोड़कर चिल्लाने लगा कि मैं हार मानता हूँ, मैं हार मानता हूँ। ये देखकर मेरे चाचा का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उनका बेटा इतना डरपोक निकलेगा। पूरी भीड़ ठहाके लगाकर हंसने लगी। लोग चिल्ला रहे थे कि लिंग खानदान अब पूरी तरह खत्म हो चुका है और अब हमें तांग खानदान के पैरों में गिरकर माफी मांगनी होगी। तांग याओजू के बड़े भाई ने बड़े घमंड से दादाजी को ललकारा कि अब तो घुटने टेक दो, क्योंकि तुम्हारा खानदान अब हमारे नीचे दब चुका है। मुझे लगा कि अब बहुत हो गया। मैं शांत कदमों से आगे बढ़ा और मैदान के बीचों बीच खड़ा हो गया। मुझे देखते ही लोग फिर से मेरा मजाक उड़ाने लगे। वो चिल्ला रहे थे कि ये बिना पंखों वाली चिड़िया वाला बेकार लड़का यहाँ क्या करने आया है। जब लिंग खानदान का सबसे बड़ा योद्धा इतनी बुरी तरह हार गया तो ये कचरा क्या कर लेगा। लिंग झो ने भी मुझ पर चिल्लाते हुए कहा कि जब मैं नहीं जीत पाया तो तू क्या जीतेगा। मैंने उनकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। मैंने शिए हुआंग को बाहर आने का इशारा किया। जैसे ही उसने अपनी शक्ति की एक झलक दिखाई, एक ऐसी चीज हुई जिसका अंदाजा उस वक्त किसी को नहीं था। उस पल मुझे नहीं मालूम था, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि ड्रैगन किंगडम के कंट्रोल रूम में हड़कंप मच गया था। पहली बार हमारे देश में किसी ने SSS क्लास का सोल बीस्ट जगाया था। पूरे देश की पावर रेटिंग एक झटके में 10,000 पॉइंट बढ़ गई थी। बड़े बड़े अधिकारी और सेना के लोग हैरान थे कि ये कौन सा महान योद्धा है जिसका रिकॉर्ड किसी किताब में भी नहीं है। उन्होंने तुरंत आदेश दे दिया कि इस योद्धा को हर हाल में ढूंढना होगा, क्योंकि वही हमारे देश का भविष्य तय करेगा। मैदान में शिए हुआंग अपनी खूबसूरती पर इतरा रहा था, लेकिन उसे पता था कि ब्रॉन्ज लेवल 3 की मेरी सोल पावर उसके लिए अभी बहुत कम है। उसने मुझसे कहा कि अब इस छोटे से दुश्मन को खत्म करने का वक्त आ गया है। तांग याओजू ने चिढ़कर मेरे सोल बीस्ट को एक बेवकूफ और मरी हुई चिड़िया कहा। उसने बड़े घमंड से कहा कि वो मुझे दुनिया के सबसे महान योद्धा और एक बेकार इंसान के बीच का फर्क समझा देगा। मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर साफ कह दिया कि मेरी नजर में बेकार इंसान वो खुद है। तांग याओजू गुस्से से पागल हो गया और उसने अपनी पूरी ताकत के साथ मुझ पर हमला किया, लेकिन अगला ही पल सबको हैरान कर देने वाला था। लोग ये देखकर अपनी जगह से खड़े हो गए कि जिस तांग ने लिंग झो को पलक झपकते ही धूल चटा दी थी, मैं उसके सामने बराबरी की टक्कर दे रहा था। मेरा एक एक वार तांग के खतरनाक हमलों को काट रहा था और वो मुझे पीछे धकेलने में नाकाम हो रहा था। मैदान में धूल उड़ रही थी और लोग मेरी तरफ देखकर हैरान थे। उन्हें लग रहा था कि मैं अभी अपनी पूरी जान लगा रहा हूँ, लेकिन सच तो ये था कि मैंने अभी ठीक से शुरुआत भी नहीं की थी। भीड़ में शोर मचने लगा कि मेरा सोल बीस्ट आखिर किस लेवल का है। तभी तांग याओजू के शरीर से एक भयानक ताकत निकलने लगी। उसने अपनी पूरी पावर का दिखावा करते हुए कहा कि इसे कहते हैं असली ताकत। वहाँ खड़ा हर इंसान चीख उठा कि ये सिर्फ एस क्लास की पावर नहीं है, ये तो पक्का एस क्लास है। दादाजी की आंखों में चमक आ गई। उन्हें शायद मुझ में मेरे माता पिता का खून साफ नजर आ रहा था, लेकिन तांग भाइयों के चेहरे पर डर का नामो निशान नहीं था। तांग याओजू ने मेरी तरफ देखकर एक टेढ़ी मुस्कान दी। वो शायद सोच रहा था कि मैं उसके लिए किसी तोहफे जैसा हूँ। उसने बड़े घमंड से ऐसी बात कही जिसे सुनकर मेरे कान खड़े हो गए। उसने बताया कि एस क्लास से ऊपर के योद्धाओं के शरीर में सोल बीड्स यानी रूहानी मोती बनते हैं। अगर कोई योद्धा इन मोतियों को निगल ले तो उसकी ताकत बहुत ही कम समय में आसमान छूने लगती है। तभी तांग याओजू ने कुछ ऐसा किया जो नामुमकिन था। उसने अखाड़े के बीचों बीच अपनी दूसरी जागृति यानी सेकंड अवेकनिंग करी। ये देखकर सबके होश उड़ गए, क्योंकि ये ताकत सिर्फ वही इस्तेमाल कर सकता है जो सिल्वर लेवल पर पहुंच चुका हो। सबको पता था कि पिछले राउंड में कोई भी योद्धा ब्रॉन्ज लेवल 3 से ऊपर नहीं जा सकता था। फिर तांग याओजू इतना ताकतवर कैसे हो गया? उसने हंसते हुए मेरा मजाक उड़ाया। उसने बताया कि वो बचपन से ही सोल बीड्स खाता आ रहा है और उसकी सोल पावर पहले से ही सिल्वर लेवल के आखिरी मुकाम पर है। उसने बड़ी बेरहमी से कहा कि जैसे ही वो मेरे सोल बीस्ट को खत्म करके निकलेगा, वो सीधे गोल्डन लेवल पर पहुंच जाएगा। मेरे दादाजी ये सब देखकर घबरा गए। उन्होंने अधिकारियों से इस धोखेबाजी को रोकने के लिए कहा, लेकिन वो बेबस थे। वो अधिकारी तांग याओजू के बड़े भाई तांग गुआंगजों के रसूख से डरते थे। उन्होंने साफ कह दिया कि जब तक मैं खुद हार नहीं मान लेता
ये मुकाबला नहीं रुकेगा। मुझे समझ आ गया कि ये लोग बिके हुए हैं और मामला अब मेरे लिए बहुत बिगड़ने वाला है। दादाजी मुझे चिल्लाकर हार मानने के लिए कह रहे थे, पर मैंने पीछे हटने के बारे में सोचा भी नहीं था। तभी तांग याओजू ने अपने सबसे खतरनाक हमले 37 फ्लोइंग फायर से मुझ पर हमला कर दिया। उस पल मेरी सांस अटक गई। आग की लपटें मेरी तरफ बढ़ रही थीं और मुझे पहली बार महसूस हुआ कि एक ब्रॉन्ज लेवल और सिल्वर लेवल के योद्धा के बीच कितना बड़ा पहाड़ जैसा फर्क होता है। मैदान आग की लपटों से घिरा हुआ था और हर तरफ धुआं ही धुआं था। भीड़ में शोर मचने लगा कि लिन ये का सोल बीस्ट जलकर राख हो गया है। सबको लगने लगा कि लिंग खानदान की आखिरी उम्मीद भी अब खत्म हो चुकी है। तांग याओजू के चेहरे पर एक कमीनी मुस्कान थी। उसने बड़े घमंड से कहा कि उसका शेर आग का सबसे ताकतवर सोल बीस्ट है और मेरी नन्ही सी चिड़िया अब कभी वापस नहीं आएगी। उसने ताना मारते हुए कहा कि अब उसे तरस आ रहा है क्योंकि वो जल्द ही मेरा अंत करने वाला है। लेकिन मुझे पता था कि सच क्या है। उस धुएं के बीच मुझे शिए हुआंग की मौजूदगी महसूस हो रही थी। उसने मुझे इशारा किया कि अब वक्त आ गया है अपनी असली ताकत को बाहर निकालने का। मैंने तांग याओजू की तरफ देखा और ठंडी आवाज में कहा कि किस्मत अच्छी है तुम्हारी कि तुम अभी सिर्फ सिल्वर लेवल पर हो, वरना ये मुकाबला कब का खत्म हो गया होता। उसने मेरी बात को मजाक समझा, लेकिन तभी मैंने अपनी आंखों को बंद किया और अपने अंदर की पूरी ऊर्जा को एक जगह समेटा। मैंने चिल्लाकर पुकारा, फेनिक्स निर्वाणा। अगले ही पल एक जोरदार धमाका हुआ। उन लपटों के बीच से मेरी वो छोटी सी चिड़िया एक विशाल और चमकते हुए आग के पंछी के रूप में बाहर निकली। मैंने अपनी दूसरी जागृति यानी सेकंड अवेकनिंग कर ली थी। पूरा अखाड़ा सन्न रह गया। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि एक ब्रॉन्ज लेवल का योद्धा दोबारा जागृति कैसे कर सकता है। तांग याओजू के हाथ पांव कांपने लगे। उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। तभी शियाओ शुए की आवाज गूंजी। उसने हैरानी और खुशी से चिल्लाकर सबको बताया कि ऐसा सिर्फ एक ही हालत में मुमकिन है, जब किसी का सोल बीस्ट एसएसएस रैंक का हो। ये सुनते ही पूरे मैदान में सन्नाटा छा गया। पूरे ड्रैगन किंगडम के इतिहास में आज तक किसी ने भी एसएसएस रैंक का सोल बीस्ट नहीं जगाया था। अचानक तांग याओजू का बड़ा भाई, जो वहाँ का वाइस कैप्टन था, अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर साफ डर दिख रहा था। वो बीच में दखल देने की कोशिश करने लगा ताकि अपने भाई को बचा सके, लेकिन उसे तुरंत रोक दिया गया। उससे साफ कहा गया कि वो एक बड़ा अधिकारी है, उसे इस तरह बीच में आकर बेईमानी करना शोभा नहीं देता। मैंने शियाओ शुए की तरफ देखा और उसे भरोसा दिलाया कि वो बस देखती रहे। मैंने महसूस किया कि अब ये लड़ाई सिर्फ मेरे खानदान के नाम या मेरी इज्जत की नहीं थी। इस पल मेरी रगों में जो ताकत दौड़ रही थी वो पूरे ड्रैगन किंगडम की किस्मत बदलने वाली थी। मैंने तांग याओजू की आंखों में आंखें डालकर पूछा कि क्या उसे अब भी लगता है कि उसका शेर आग का सबसे बड़ा बादशाह है। मैंने अपने सोल बीस्ट से कहा कि अब वक्त आ गया है सबकी आंखें खोलने का। मैंने उसे इशारा किया कि बस एक आखिरी बार और ये खेल खत्म। पूरा मैदान दहल उठा जब आग के उन दो बड़े शोलों के बीच टक्कर हुई। तांग याओजू चिल्लाया कि ये नामुमकिन है। उसे समझ आ गया था कि मेरी आग के सामने उसका शेर कुछ भी नहीं था। मैंने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और अपने वार से उसकी आग को बीच से चीर दिया। लेकिन तभी मैंने देखा कि लिंग झो के चेहरे पर जहर जैसी जलन थी। उसे लग रहा था कि अगर आज मैं जीत गया तो मैं उसे अपने पैरों तले कुचल दूंगा। उसने आव देखा नताव और अपनी बेईमानी पर उतर आया। उसने छुपकर अपने रॉक जायंट बेयर की शक्ति का इस्तेमाल किया और मुझ पर हमला कर दिया। अगले ही पल मुझे महसूस हुआ कि मेरा शरीर पत्थर की तरह भारी होने लगा है। मेरी सोल पावर रुक गई और मैं अपनी शक्तियों को काबू नहीं कर पा रहा था। मैदान में खड़ा हर इंसान चिल्लाने लगा कि लिन ये की शक्तियाँ खत्म हो गई हैं। तांग याओजू के बड़े भाई ने हंसते हुए मुझसे कहा कि अब मैं कभी भी वानशेन कॉर्प्स में शामिल नहीं हो पाऊंगा। दादाजी और शियाओ शुए घबराकर मुझसे कहने लगे कि मैं हार मान लूं क्योंकि मेरी हालत बहुत खराब हो रही थी। पर मुझे पता था कि अगर मैं यहाँ गिरा तो मैं अपने माता पिता की मौत का सच कभी नहीं जान पाऊंगा। तभी तांग के भाई ने वो बात कही जिसे सुनकर मेरा खून खौल उठा। उसने बड़े घमंड से कहा कि मेरे माता पिता ने भी मरते वक्त बिल्कुल यही सवाल पूछा था कि वो उन्हें क्यों मार रहा है। ये सुनकर मेरे दिमाग में धमाका हुआ। वो कोई हादसा नहीं था, उसने मेरे माता पिता का खून किया था। मुझे इतना गुस्सा आया कि मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मेरा दिल चीख उठा कि मुझे इन सबको जिंदा नहीं छोड़ना। मुझे और ताकत चाहिए थी, ऐसी ताकत जो इन सबको मिट्टी में मिला दे। तभी मेरे दिमाग में सिस्टम की आवाज गूंजी। सिस्टम ने मुझे बताया कि मैं समय से पहले ही अपने सबसे खतरनाक और आखिरी सोल बीस्ट को जगा सकता हूँ। ये इविल डिजायर का नंबर 0 वाला दानव था, टायरेंट गॉड, लेकिन इसे पाने की एक बहुत बड़ी और भयानक कीमत थी। सिस्टम ने साफ कह दिया कि इसे जगाने के बदले मेरी जिंदगी के 10
साल कम हो जाएंगे। उस वक्त मुझे अपनी जान की कोई परवाह नहीं थी। मेरे माता पिता के कातिल मेरे सामने खड़े थे और मुझे बदला लेना था। मैंने एक पल के लिए भी नहीं सोचा और सिस्टम को अपना फैसला बता दिया। मुझे बस वो ताकत चाहिए थी, चाहे उसके लिए मुझे अपनी जिंदगी ही क्यों न देनी पड़े। मेरे शरीर के अंदर एक ऐसी आग जली जैसी पहले कभी नहीं महसूस हुई थी। वो टायरेंट गॉड की शक्ति थी। मेरे दादाजी मेरी हालत देखकर बुरी तरह घबरा गए। उन्हें लगा कि ये शक्ति मुझे खत्म कर देगी। वो तांग गुआंगजोंग के सामने गिड़गिड़ाने लगे और चिल्लाकर बोले कि बस रुक जाओ, मेरे पोते को छोड़ दो। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि अगर वो मुझे छोड़ दे तो वो उसके सामने घुटने टेकने के लिए भी तैयार हैं। अपने दादाजी को इस तरह हारते देख मेरा दिल फट गया, लेकिन पास खड़ी शियाओ शुए को मुझ पर पूरा भरोसा था। उसने जोर से चिल्लाकर कहा कि लिन, ये भैया अभी हारे नहीं हैं। तभी धमाका हुआ। तांग गुआंगजोंग को समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ। मेरी उस नई शक्ति ने एक ही पल में उसके दूसरे सोल बीस्ट को मार गिराया। वहाँ खड़ा हर इंसान दंग रह गया। लोगों की चीखें निकल गयी, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में इतनी भयानक ताकत नहीं देखी थी। तांग गुआंगजोंग के चेहरे पर डर साफ दिख रहा था, पर वो अपनी हार मानने को तैयार नहीं था। उसने चिल्लाकर कहा कि मैं इस जानवर को संभाल नहीं पाऊंगा और मैं पागल हो चुका हूँ। लेकिन मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी। मेरे माता पिता का कातिल मेरे सामने खड़ा था। मुझे उनसे हुए अन्याय का बदला लेना था। मैंने अपनी पूरी ताकत बटोरी और तांग गुआंगजोंग की तरफ बढ़ा। उसे एहसास हो गया कि अब वो मुझे अकेले नहीं रोक पाएगा। उसने अपनी चालाकी चली और भीड़ को भड़काने लगा। उसने झूठ बोला कि मैंने एक शैतानी जानवर यानी इविल बीस्ट को जगा लिया है और मुझे अभी के अभी मार देना चाहिए। उसने अपने वाइस कैप्टन होने का फायदा उठाया और सबको यकीन दिला दिया कि वो जो कह रहा है वही सच है। उसने मुझे खत्म करने के लिए अपने आदमियों को आदेश दे दिया। मुझे गुस्सा आया कि वो अपनी गलती छिपाने के लिए अब भी झूठ का सहारा ले रहा था। दादाजी ने जब ये देखा तो वो मेरे सामने ढाल बनकर खड़े हो गए। उन्होंने दहाड़ते हुए कहा कि जब तक लिंग खानदान का एक भी आदमी जिंदा है वो मुझे हाथ भी नहीं लगाने देंगे। तांग गुआंगजोंग ने दादाजी का मजाक उड़ाते हुए कहा कि हमारे खानदान की सुरक्षा दीवार यानी आयरन शील्ड उसकी ताकत के सामने कुछ भी नहीं है। मुझे महसूस हो रहा था कि मेरी सोल पावर अब अपनी आखिरी सीमा पर पहुंच चुकी है। 10 साल की उम्र की जो कीमत मैंने चुकाई थी उसका भारी बोझ मेरे शरीर पर पड़ रहा था। मेरी ताकत धीरे धीरे दम तोड़ रही थी, लेकिन मेरी आंखों में अब भी वही बदले की आग थी। मुझे पता था कि ये मेरा आखिरी मौका है। मुझे उसे मारना ही था, चाहे कुछ भी हो जाए। उस पल मेरी सांस तक अटक गई थी। मेरे सामने वानशेन कॉर्प्स की 13वीं टीम की कैप्टन सितु निंग खड़ी थी। मैंने सोचा कि अगर ये औरत और तांग गुआंगजोंग हाथ मिला लेते हैं तो आज मेरा मरना तय है। मैं अपनी आखिरी लड़ाई के लिए तैयार हो गया था, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। उसने मेरी तरफ देखा और बड़े प्यार से मुझे छोटा भाई कहकर पुकारा। उसने कहा कि आखिरकार वो मुझसे मिल ही गई। मुझे अपनी कानों पर यकीन नहीं हुआ। सितु निंग ने मेरे करीब आकर मेरे चेहरे को गौर से देखा और धीमी आवाज में कहा कि मैं बिल्कुल अपने पिता जैसा दिखता हूँ, लेकिन मेरी आंखें बिल्कुल मेरी माँ जैसी हैं। मेरे दिमाग में तुरंत शक उठा। मैंने उससे पूछा कि क्या वो मेरे माता पिता को जानती थी। उसने ठंडी आह भरते हुए बताया कि जनरल लिन और जनरल मो ने ही उसे लड़ना सिखाया था। वो उसे अपने परिवार की तरह मानते थे। उस वक्त मुझे समझ आया कि ये औरत मेरी दुश्मन नहीं बल्कि मेरे माता पिता की करीबी थी। तांग गुआंगजोंग ये सब देखकर चिढ़ गया। उसने सितु निंग को टोकते हुए कहा कि मैंने एक शैतानी जानवर यानी इविल बीस्ट को जगाया है और मैं भविष्य में पूरे देश के लिए खतरा बनूंगा। उसने जोर देकर कहा कि पुराने रिश्तों की वजह से उसे मुझे बचाना नहीं चाहिए। सितु निंग का चेहरा गुस्से से सख्त हो गया। उसने तांग की आंखों में आंखें डालकर साफ कह दिया कि नेशनल फेट डिपार्टमेंट की तरफ से आदेश आया है कि लिन ये देश का लेवल 1 टैलेंट है। उसने कड़क आवाज में पूछा कि क्या अब भी किसी में मुझे हाथ लगाने की हिम्मत है। तांग गुआंगजोंग ने फिर से बहस करने की कोशिश की, लेकिन सितु निंग ने उसे वहीं चुप करा दिया। उसने ठंडे लहजे में तांग से पूछा कि क्या वो विभाग के फैसले पर शक कर रहा है या फिर उसकी ताकत को चुनौती दे रहा है। सितु निंग के इरादे साफ थे। अगर तांग ने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो वो उसे वहीं मार डालती। तांग बुरी तरह डर गया था। उसे समझ आ गया था कि ये औरत सच में उसे खत्म कर देगी। उसने हार मान ली और वहाँ से जाने का फैसला किया। मुझे बहुत गुस्सा आया। वो कातिल मेरे सामने से बचकर जा रहा था। मैंने चिल्लाकर कहा कि वो ऐसे नहीं जा सकता, लेकिन सितु निंग ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे रोक लिया। उसने धीमी आवाज में मुझे समझाया कि वो जानती है कि मेरे माता पिता की मौत के पीछे तांग का हाथ है, लेकिन उसने एक कड़वा सच भी बताया। उसने कहा कि तांग अकेला नहीं है। वानशेन कॉर्प्स के अंदर बहुत सारे गद्दार छिपे हैं और अभी मैं इतना ताकतवर नहीं हूँ कि उसके पीछे खड़ी बड़ी ताकतों का सामना कर सकूं। सितु निंग ने मुझसे कहा कि बदला लेने का वक्त अभी नहीं आया है।
पर वो दिन दूर नहीं जब इंसाफ होगा। तांग वहाँ से चला गया, लेकिन मैंने अपने मन में ठान लिया आज मैं उसे छोड़ रहा था, लेकिन एक दिन मैं उन सभी लोगों को ढूंढ निकालूंगा जिनके हाथ मेरे माता पिता के खून से रंगे हैं। उस पल मैंने कसम खाई कि मैं अपनी ताकत को उस लेवल तक ले जाऊंगा जहां मुझे रोकने वाला कोई नहीं होगा। सेतुनिंग ने वहां खड़े हर इंसान की तरफ देखा और बहुत ही कड़क आवाज में एक हुक्म दिया। उसने साफ कह दिया कि आज यहाँ जो कुछ भी हुआ है उसे सबको भूलना होगा। उसने एक नई कहानी सबके सामने रखी कि दुनिया को बस यही पता चलना चाहिए कि मैंने यानी लिन ये ने 2 एस रैंक का सोल बीस्ट जगाया है और तांग याओजू को हराकर मैं इस परीक्षा में नंबर 1 आया हूँ। वहाँ मौजूद सभी लोगों ने डर और सम्मान के साथ अपनी सहमति दी और कहा कि उन्हें ये बात समझ आ गई है। ये सब देखकर दादाजी के मन में एक उम्मीद जागी। उन्होंने सेतुनिंग से पूछा कि क्या अब मेरा पोता वानशेन कॉर्प्स का हिस्सा बन सकता है। सेतुनिंग ने मेरी तरफ देखा और मुझे 2 रास्ते दिए। उसने कहा कि मेरे पास 2 चुनाव हैं। पहला ये कि मैं नेशनल फेट डिपार्टमेंट ज्वाइन कर लूं। वहाँ मुझे एक बेहद खास टैलेंट का दर्जा मिलता, मुझे बड़े अफसरों जैसी सुख सुविधाएं मिलती और सबसे बड़ी बात ये थी कि मुझे कभी भी मौत के खेल यानी असली जंग के मैदान में नहीं जाना पड़ता। दूसरा रास्ता था वानशेन कॉर्प्स का एक मामूली नया सिपाही बनने का, जहाँ मुझे बिल्कुल जीरो से शुरुआत करनी पड़ती और वहाँ के सारे कड़े नियम मानने होते। भीड़ में खड़े लोग आपस में बातें करने लगे। सबको यही लग रहा था कि नेशनल फेट डिपार्टमेंट ज्वाइन करना ही समझदारी है। लोग कह रहे थे कि जंग के मैदान में दिन रात अपनी जान जोखिम में डालने से अच्छा है कि इंसान आराम और सुरक्षा की जिंदगी चुने। आखिर हर कोई लड़मर कर एक ऊंचे मुकाम पर ही तो पहुंचना चाहता है। शियाओ शुए ने चुपचाप मेरी तरफ देखा। उसे शायद लग रहा था कि ये फैसला मेरे लिए आसान नहीं होगा। सेतुनिंग ने भी कह दिया कि ये मेरी अपनी जिंदगी का रास्ता है और मुझे खुद ही इसे चुनना होगा। मैंने थोड़ी देर सोचा और फिर सेतुनिंग से पूछा कि क्या नेशनल फेट डिपार्टमेंट में मुझे 24 घंटे सुरक्षा के घेरे में रखा जाएगा? क्या मेरा इस्तेमाल सिर्फ दूसरे देशों के साथ बातचीत की मेज पर एक मोहरे की तरह किया जाएगा? सेतुनिंग ने मेरी बात का मतलब समझते हुए मुझे आगाह किया। उसने कहा कि वो जानती है कि मेरे दिल में बदले की आग है, लेकिन जंग का मैदान बहुत बेरहम होता है। शायद अपने माता पिता के कातिल तक पहुंचने से पहले ही मेरी जान चली जाए, लेकिन मुझे अपनी जान की फिक्र नहीं थी। मैंने बहुत ही शांत पर मजबूत आवाज में उसे जवाब दिया। मैंने कहा कि मैं सिर्फ बदला लेने के लिए ये सब नहीं कर रहा हूँ। मेरे पास जो ये अनोखी शक्ति है उसका असली फायदा तभी है जब मैं उसे जंग के मैदान में इस्तेमाल करूं। मेरा असली मकसद उन दानवों को जड़ से खत्म करना है जिन्होंने हमारी दुनिया में तबाही मचा रखी है। मुझे समझ आ गया था कि जब तक हम इन दुश्मनों का नामो निशान नहीं मिटाते तब तक हमारा देश कभी चैन से नहीं रह पाएगा। जंग के मैदान में जाकर ही मैं अपने देश के लिए असली ताकत बन सकता था। इसलिए मैंने वानशेन कॉर्प्स के सिपाही बनने का कठिन रास्ता ही चुना। सेतुनिंग ने सबके सामने ऊंची और कड़क आवाज में ऐलान कर दिया कि मैं लिन ये आधिकारिक तौर पर वानशेन कॉर्प्स का हिस्सा बन गया हूँ। मैं इस सेना का 327वां नया सिपाही था। उस पल मुझे अपने माता पिता की बहुत याद आई। मुझे महसूस हुआ कि मेरा असली सफर अब शुरू हुआ है। दादाजी की आंखों में मेरे लिए बहुत गर्व था। अब वक्त था उन लोगों का हिसाब करने का जिन्होंने मुझे हमेशा नीचा दिखाया था। मैंने अपने चाचा और लिंग झो की तरफ देखा। वो दोनों अब मेरे सामने भीगी बिल्ली बने खड़े थे। मैंने ठंडे लहजे में उनसे पूछा कि अब अगर मैं खानदान के इस कचरे को साफ करूं तो क्या परिवार में किसी को कोई ऐतराज होगा? मेरी बात सुनते ही लिंग झो के हाथ पांव कांपने लगे। उसने रोते हुए कहा कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है। उसने गिड़गिड़ाकर मुझसे माफी मांगी और कहा कि वो मुझे कभी कचरा नहीं कहेगा, बल्कि वो खुद एक कचरा है। मेरे चाचा भी खून के रिश्ते की दुहाई देने लगे। वो कहने लगे कि हम सब एक ही परिवार के हैं। उनकी बातें सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने उन्हें याद दिलाया कि जब परीक्षा के दौरान उन्होंने अपनी शक्ति से मेरी सोल पावर को पत्थर जैसा बना दिया था, तब उन्हें खानदान की याद क्यों नहीं आई? उस वक्त वो मुझे अपना नहीं मानते थे, बल्कि वो मुझे जान से मार देना चाहते थे। उनकी असलियत अब सबके सामने आ चुकी थी। दादाजी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। उन्होंने दहाड़ते हुए कहा कि ऐसे लोग हमारे खानदान पर कलंक हैं। उन्होंने साफ कह दिया कि इन गद्दारों के साथ क्या करना है इसका फैसला अब सिर्फ मैं करूंगा। खानदान के नियमों के हिसाब से उन्हें परिवार से बेदखल करके सुरक्षित इलाके यानी सेफ जोन से बाहर दानवों के बीच फेंक देना चाहिए था। जैसे ही मैंने सेफ जोन से बाहर भेजने की बात कही, वो दोनों मेरे पैरों में गिर पड़े। वो रो रो कर कहने लगे कि अगर वो बाहर गए तो दानव उन्हें कच्चा चबा जाएंगे। वो अपनी जान की भीख मांगने लगे। मैंने उनकी तरफ देखा और कहा कि मैं तुम्हें मरने के लिए नहीं छोड़ूंगा, लेकिन तुम जैसे कचरे के लिए एक और जगह है जहाँ तुम अपनी बाकी जिंदगी गुजारोगे। कुछ दिनों बाद वो दोनों शहर के सबसे बड़े कचरा प्लांट में काम करने के लिए भेज दिए गए। लिंग झो और उसके पिता अब गंदगी के बीच रहने को मजबूर थे। लिंग झो रोते हुए अपने पिता से पूछ रहा था कि क्या उन्हें सच में इसी बदबूदार जगह पर अपनी पूरी
जिंदगी काटनी होगी, पर उनके पास अब और कोई रास्ता नहीं बचा था। दूसरी तरफ मैं अब शियाओ शुए के साथ अपने नए घर में था। शियाओ शुए बहुत खुश थी। वो मुस्कुराते हुए मुझसे कह रही थी कि अब से यही हमारा असली घर है। पूरे शहर में मेरे नाम की चर्चा हो रही थी। लोग हैरान थे कि जिसे सब बेकार समझते थे वो वानशेन कॉर्प्स जैसी बड़ी सेना में कैसे पहुंच गया। उधर तांग खानदान के महल में मातम जैसा सन्नाटा था। तांग याओजू के चाचा ने गुस्से में तांग गुआंगजों का कॉलर पकड़ लिया। उन्होंने चिल्लाकर पूछा कि क्या उसने लिंगये को रोकने के लिए कोई चाल नहीं चली थी। तांग गुआंगजोंग भी बहुत परेशान और हैरान था। उसने हकलाते हुए कहा कि उसने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतना सब होने के बाद भी मैं बच कैसे गया और इतनी बड़ी शक्ति के साथ वापस कैसे आया। उधर तांग खानदान में खलबली मची हुई थी। वो लोग इस बात को हजम नहीं कर पा रहे थे कि मुझ जैसे जिसे वो कचरा समझते थे उसने एक नहीं बल्कि दो एस रैंक के सोल बीस्ट जगा लिए थे। बाद में मुझे पता चला कि तांग गुआंगजोंग ने मेरे पिता की शक्ति का इस्तेमाल करके ही मुझे खत्म करने का प्लान बनाया था। वो इस बात से खुश था कि सितुनिंग को इस राज का पता नहीं चला कि मेरे पिता का सोल बीस्ट अभी भी उसके पास है। वो लोग अब मेरी उन शक्तियों को छीनकर अपनी तिजोरी में सजाना चाहते थे। उनका एक ही लक्ष्य था, मुझे वानशेन कॉर्प्स में बड़ा होने से पहले ही मिटा देना। इतने में मैं वानशेन कॉर्प्स में अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर रहा था। मुझे 10 लाख रुपए का इनाम मिला, जो हर नए सिपाही को बोनस के तौर पर दिया जाता है। पर सितु दीदी ने मुझे बताया कि मेरे लिए कुछ और भी खास फायदे और इंतजाम किए गए हैं। उस वक्त मेरा शरीर धीरे धीरे अपनी चोटों से ठीक हो रहा था। मुझे ये जानकर हैरानी हुई कि सुरक्षित इलाके के बाहर इतनी सारी दवाइयाँ मौजूद हैं। तभी सितु दीदी ने बड़े गंभीर लहजे में मुझसे कुछ कहा। उसने बताया कि मेरे टायरेंट गॉड ने लड़ाई के दौरान तांग गुआंगजोंग की काफी सोल पावर सोख ली थी, लेकिन वो शक्ति बहुत ही गंदी और जहरीली थी जो मेरे शरीर को अंदर से बीमार कर सकती थी और उसे गंदा कर रही थी। तभी अचानक उसने मुझसे कहा कि मैं अपने कपड़े उतार दूं। मैं एक पल के लिए सन्न रह गया। मेरे दिमाग में तुरंत शक उठा और मैं सोच में पड़ गया कि सितु दीदी आखिर करना क्या चाहती हैं। मैं अंदर ही अंदर बुरी तरह घबरा गया था, लेकिन उसने साफ किया कि ये मेरी भलाई के लिए है, ताकि वो गंदी शक्ति मेरे शरीर से निकाली जा सके। मुझे चिंता होने लगी कि इस सफाई के चक्कर में मेरा सोल पावर लेवल फिर से नीचे गिर जाएगा, लेकिन सितु दीदी ने मुझे भरोसा दिलाया कि उसने मेरे लिए खास यानी ताकत देने वाली चीजों का इंतजाम किया है। वो मुझे एक स्पेस रिफ्ट के पास ले गई। ये एक ऐसी दरार थी जो सीधे सुरक्षित इलाके के बाहर नंबर 1 वाइल्ड माउंटेन की तरफ खुलती थी। वहाँ मेरे लिए अपनी शक्तियों को फिर से पाने और उन्हें पहले से भी ज्यादा बढ़ाने का मौका मिलने वाला था। सितु दीदी ने मुझसे कहा कि ये जगह मेरी ट्रेनिंग के लिए बिल्कुल सही है। मैंने उनका शुक्रिया अदा किया, पर तभी उन्होंने मुझे एक ऐसी खबर दी जिसने मुझे थोड़ा परेशान कर दिया। उन्होंने बताया कि उन्हें बॉर्डर पर तैनात किए जाने का आदेश मिला है और उन्हें अभी निकलना होगा। उन्होंने बहुत गंभीरता से मुझे समझाया कि अब वो हमेशा मेरे पास रहकर मेरी रक्षा नहीं कर पाएंगी। मुझे खुद को इतना काबिल बनाना होगा कि मैं अपनी हिफाजत खुद कर सकूं। मैंने उनकी बात सुनी और मैं समझ भी गया, लेकिन उस वक्त मेरी हालत थोड़ी अजीब थी। मैंने उनसे थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा कि दीदी, आपकी सारी बातें अपनी जगह सही हैं, लेकिन क्या मैं पहले कपड़े पहन सकता हूँ? आखिर मैं अभी भी बिना कपड़ों के वहाँ खड़ा था। खैर, मैं वाइल्ड माउंटेन पहुँच गया। ये पहाड़ उम्मीद से कहीं ज्यादा बड़ा था और यहाँ के दानव छिपने में बहुत माहिर थे। मैंने आधा दिन मेहनत की, लेकिन मेरी पावर सिर्फ 2 लेवल ही बढ़ पाई। उस वक्त मुझे उस टायरेंट गॉड की बहुत याद आई। मुझे तब एहसास हुआ कि मेरी जिंदगी के जो 10 साल कम हुए थे वो सिर्फ एक एक्सपीरियंस कार्ड की तरह थे, यानी वो ताकत कुछ ही देर के लिए थी। अब मुझे अपनी दूसरी जागृति को वापस पाने के लिए सिल्वर लेवल तक पहुँचना था और उसके लिए अभी भी 5 लेवल कम थे। मेरे साथ मेरा सोल बीस्ट शिए हुआंग भी था। वो अपनी खूबसूरती पर बहुत गुमान करता था। जब मैंने टायरेंट गॉड को याद किया तो उसे थोड़ा बुरा लगा। उसने मुझसे कहा कि उसे बेकार समझने की गलती मत करना, वो भी उतना ही कमाल कर सकता है जितना कोई और। उसने मुझसे कहा कि चलो किसी दानव पर मेरा नया हुनर आजमा कर देखते हैं। तभी हमारे सामने दानवों का एक झुंड आया। मैंने शिए हुआंग की नई शक्ति बोन रिफाइनिंग मून का इस्तेमाल किया। वो नजारा देखने लायक था। मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा था कि एक ही बार में इतना बड़ा धमाका होगा। तभी सिस्टम की आवाज मेरे दिमाग में गूंजी। मेरी सोल पावर ब्रॉन्ज लेवल 6, फिर 7 और देखते ही देखते लेवल 8 पर पहुंच गई। सिर्फ एक हमले में मैंने उन सबको ढेर कर दिया था। अब मैं सिल्वर लेवल के बहुत करीब था। अभी मैं अपनी जीत की खुशी मना ही रहा था कि तभी मेरी नजर एक लड़की पर पड़ी। उसे देखते ही मैं दंग रह गया। वो कोई मामूली लड़की नहीं थी, वो बाई किंदशुई थी। वो इस देश के 4 सबसे बड़े घरानों में से एक बाई खानदान की बेटी थी और उसे पूरे देश की सबसे खूबसूरत लड़की माना जाता था। मेरे दिमाग में तुरंत सवाल उठा कि आखिर वो यहाँ इस जंगल में क्या कर रही है। वो
मेरे पास आई और उसने बहुत ही हैरानी से मुझसे पूछा कि अभी अभी जो इतनी भयानक और ताकतवर सोल पावर यहाँ महसूस हुई थी, क्या वो मैंने इस्तेमाल की थी। उस वक्त मुझे लगा कि अपनी असली पहचान छुपाना ही बेहतर है। मैंने फौरन झूठ बोल दिया और कहा कि नहीं, वो मैं नहीं था। मेरे सोल बीस्ट शिए हुआंग को मेरा झूठ बोलना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वो चिढ़कर मुझसे कहने लगा कि अपनी असली ताकत बताने में क्या बुराई थी। ऊपर से मैंने उसे इतना छोटा और बदसूरत बना दिया था कि उसे अपनी खूबसूरती पर शक होने लगा। मैंने उसे शांत करते हुए समझाया कि सितु दीदी ने साफ कहा था कि जब तक बहुत जरूरी न हो, बाहरी लोगों के सामने अपनी असली पावर कभी नहीं दिखानी है। मैंने उससे कहा कि हमें थोड़ा और अच्छे से नाटक करना होगा ताकि किसी को शक न हो। इतने में बाई किंगशुई ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और बड़े रुखे लहजे में कहा कि वैसे भी तुम्हें देखकर कोई कह नहीं सकता कि तुम ताकतवर हो। फिर अचानक उसका लहजा बदल गया। उसने मुझ पर चिल्लाना शुरू कर दिया। उसने कहा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम मेरा पीछा कर रहे हो? उसने बड़े घमंड से कहा कि उसने अपनी जिंदगी में बहुत से दीवाने देखे हैं जो उसका पीछा करते हैं, लेकिन मुझ जैसा नीच और बदतमीज इंसान कभी नहीं देखा। मुझे उसकी बात सुनकर बहुत गुस्सा आया, पर मैं चुप रहा। उसने मुझे तुरंत अपनी आंखों के सामने से गायब हो जाने को कहा। मैंने सोचा कि यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए मैं वहाँ से चुपचाप चला गया। चलते चलते मैंने शिए हुआंग से कहा कि मुझे तो लगा था कि तुम ही सबसे बड़े घमंडी हो, पर इस दुनिया में तो तुमसे भी ज्यादा खुद पर गर्व करने वाले लोग मौजूद हैं। शिए हुआंग ने मेरा मजाक उड़ाते हुए कहा कि मास्टर, सच तो ये है कि इस हुलिये में आप सच में किसी अजीब और शकी इंसान की तरह ही दिख रहे हैं। मैंने उसे झिड़कते हुए चुप करा दिया। थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि बाई किंगशुई अपने सोल बीस्ट के साथ बात कर रही थी। उसे इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि वो जिस बेकार इंसान से अभी मिली थी वही असली लिनये है। वो किसी और लिनये के बारे में बातें कर रही थी। वो लिनये जो जियांगझो का महान योद्धा है, जो बहुत लंबा और हैंडसम है। उसे लग रहा था कि वो योद्धा बहुत ही कमाल का होगा। उसने ठंडी आह भरते हुए सोचा कि उस लिनये और मुझ जैसे मामूली इंसान में कितना जमीन आसमान का फर्क है। बाई किंगशुई का इरादा बहुत पक्का था। वो अपनी ताकत बढ़ाना चाहती थी ताकि वो उस महान लिनये के काबिल बन सके। वो आगे बढ़ी और उसने लेवल 14 के एक बहुत ही भयानक दानव को चुनौती दे दी, लेकिन वो दानव उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा ताकतवर निकला। बाई किंगशुई को उसे संभालने में बहुत मुश्किल हो रही थी। वो बुरी तरह संघर्ष कर रही थी। मैंने उसे दूर से लड़ते हुए देखा। तभी मुझे अचानक याद आया कि वो भी वानशेन कॉर्प्स का ही हिस्सा है। मुझे तभी समझ आया कि अगर वो भी इसी सेना में है तो वो कोई पराई नहीं है। उस पल मेरा गुस्सा थोड़ा कम हुआ और मैंने उसकी मदद करने के बारे में सोचा। बाई किंगशुई ने जब मुझे अभी भी वहीं खड़ा देखा तो वो बुरी तरह डर गई। उसने चीखते हुए मुझसे कहा कि मैं अभी भी यहाँ क्या कर रहा हूँ और मुझे तुरंत यहाँ से भाग जाना चाहिए। उसने मुझसे मिन्नत की कि मैं जाकर उस योद्धा को ढूंढूं जिसकी सोल पावर बहुत ज्यादा थी, क्योंकि उसके हिसाब से सिर्फ वही इस लेवल 14 के दानव का सामना कर सकता था। मैंने उसकी तरफ देखा और बहुत ही शांत आवाज में कहा कि किसी को ढूंढने की जरूरत नहीं है। उसे लगा कि मैं पागल हो गया हूँ और अपनी जान देने जा रहा हूँ, लेकिन अगले ही पल मैंने हमला किया। सिर्फ एक बार और उस लेवल 14 के दानव की हालत खराब हो गई। वो दानव इतना डर गया कि वहाँ से भागने की कोशिश करने लगा। तभी मेरे दिमाग में सिस्टम की आवाज गूंजी। उसने बताया कि ये 8 सींगों वाला दानव है। मेरी शक्ति और मेरे दूसरे सोल बीस्ट के साथ तालमेल अब 52% तक पहुंच गया था। मुझे उस दूसरे सोल बीस्ट का खास हथियार भी मिल चुका था। अब मैं उस दानव को कहीं नहीं जाने देने वाला था। बाई किंगशुई फटी आंखों से मुझे देख रही थी। उसने मुझसे पूछा कि आखिर मैं हूँ कौन। मैंने उसे अपना असली नाम नहीं बताया और कह दिया कि मेरा नाम लॉन्गिए है। उसी पल सिस्टम ने ऐलान किया कि मेरी सोल पावर अब ब्रॉन्ज लेवल 9 पर पहुंच गई है। मुझे हंसी आई क्योंकि वो लेवल 34 का दानव मेरे सामने बहुत कमजोर साबित हुआ। मैं अपनी मंजिल से बस एक कदम दूर था। तभी वहाँ बाई किंगशुई के लोग पहुँच गए। उन्होंने घबराकर उसे आवाज दी और अपनी देरी के लिए माफी मांगी। बाई किंगशुई ने बहुत आदर के साथ मेरा शुक्रिया अदा किया। उसने मुझसे कहा कि मैं जो भी इनाम मांगूंगा वो मुझे देंगी, लेकिन मुझे इन सब चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैंने बस उससे इतना कहा कि हम वानशेंग मंदिर में मिलेंगे। उसके लोग मेरे इस अंदाज को देखकर हैरान थे। उन्हें लगा कि मैं बहुत घमंडी हूँ क्योंकि मैंने इतना बड़ा मौका छोड़ दिया जो हर किसी को नहीं मिलता। मैं वहाँ से चुपचाप आगे बढ़ गया। थोड़ी दूर जाने के बाद मुझे महसूस हुआ
कि कोई काफी देर से मेरा पीछा कर रहा है। मैं रुका और पलटकर कहा कि अब बाहर भी आ जाओ। इतनी दूर से मेरा पीछा करते हुए क्या तुम थक नहीं गए? तुमने बहुत देर कर दी बाहर आने में, मैंने ठंडी आवाज में कहा। जैसे ही वो लोग झाड़ियों से बाहर आए, मुझे साफ समझ आ गया कि ये कोई मामूली लोग नहीं थे। मैंने उनसे साफ कहा कि उनकी नफरत की बदबू उन दानवों से भी ज्यादा गंदी है। वो लोग तब तक छिपे रहे जब तक बाई किंगशुई वहाँ से चली नहीं गई। इसका मतलब साफ था कि उनका निशाना सिर्फ मैं था। उनमें से एक कातिल बोला कि मेरी जान की कीमत बहुत ज्यादा है और आज वो मुझे मारकर मालामाल हो जाएंगे। मुझे उसकी बात सुनकर हंसी आई। मैंने सोचा कि क्या उन्हें सच में लगता है कि वो मेरा सामना कर पाएंगे। एक आदमी चिल्लाया कि मैं सिर्फ सिल्वर लेवल का बच्चा हूँ और मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। तभी मैंने अपना हमला शुरू किया। वो उछलकर पीछे हटा और मेरा मजाक उड़ाने लगा। उसे लगा कि मेरा निशाना चूक गया है और मैं लड़ना नहीं जानता, पर उसे नहीं पता था कि असली खेल तो अब शुरू होने वाला था। अगले ही सेकंड मेरे दिमाग में सिस्टम की आवाज गूंजी। मेरी सोल पावर अब ब्रॉन्ज से बढ़कर सिल्वर लेवल 1 पर पहुंच गई थी और सबसे बड़ी बात, मेरा दूसरा सोल बीस्ट अब अनलॉक हो गया था। ये कोई एक जानवर नहीं था, बल्कि ये पूरी की पूरी कीड़ों की सेना थी, यानी इंसेक्ट क्लैन। मुझे तोहफे में इंसेक्ट सोल ब्लेड मिल गई थी और साथ ही 7 इंसेक्ट टेक्निक्स के हुनर भी खुल गए थे। मैंने अपनी चमकती तलवार उनकी तरफ घुमाई और ठंडे लहजे में कहा कि तुम लोग बहुत खुशकिस्मत हो, क्योंकि मेरी नई तलवार की धार सबसे पहले तुम पर ही आजमाई जाएगी। उस वक्त मुझे नहीं मालूम था, लेकिन बॉर्डर पर बैठी सितू दीदी को मेरी बिल्कुल फिक्र नहीं थी। उनके एक साथी ने घबराकर उनसे कहा कि कुछ लोग मुझे मारने के लिए कातिल भेज सकते हैं। दीदी ने मुस्कुराकर जवाब दिया कि उन्हें बॉर्डर पर इसीलिए भेजा गया है ताकि मुझे अकेला पाकर मुझ पर हमला किया जा सके, पर उन्हें मुझ पर पूरा भरोसा था। उन्होंने साफ कह दिया कि उनके भाई को किसी की सुरक्षा की जरूरत नहीं है। मैदान में कातिल अभी भी घमंड में चूर थे और मेरा मजाक उड़ा रहे थे। एक बोला कि सिर्फ एक नई तलवार मिलने से कुछ नहीं बदलता। उसने दावा किया कि मेरी तलवार उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाई और उसे एक खरोंच तक नहीं आई है। उसने ताना मारते हुए मुझसे पूछा कि मैं हवा में क्या देख रहा हूँ। मैंने अपनी तलवार को मजबूती से पकड़ा और अपनी पहली तकनीक यानी फर्स्ट तकनीक का इस्तेमाल किया। अब उनकी मौत तय थी। मैदान में चीख पुकार मची हुई थी। वो कातिल अपनी जान की भीख मांगने लगे थे। मुझे लगा कि एक एक करके इन्हें निपटाना बहुत बोरिंग काम होगा। मैंने ठंडे लहजे में उनसे कहा कि तुम सब एक साथ मुझ पर हमला करो, चलो साथ मिलकर लड़ते हैं। वो अपनी जान बचाने के लिए मुझ पर टूट पड़े। मैंने अपनी तलवार घुमाई और दूसरी तकनीक इविल पॉइजन और तीसरी तकनीक इविल इल्यूजन का इस्तेमाल किया। अगले ही पल नजारा बदल गया। उनके दिमाग मेरे काबू में थे। उन्हें चारों तरफ सोने की ईंटें दिखाई देने लगी। वो पागलों की तरह चिल्लाने लगे, ये सोना मेरा है, सब मेरा है। वो एक दूसरे को ही मारने काटने लगे। ये इंसेक्ट क्लैन यानी मेरी कीड़ों की सेना मेरे बाकी सोल बीस्ट्स के मुकाबले बहुत शांत थी, पर उतनी ही जानलेवा भी। मुझे उन पर दया आ रही थी, पर उन्होंने मेरी तीसरी तकनीक तक पहुँचते पहुँचते अपनी जान गंवा दी। उस वक्त मुझे एहसास नहीं था, पर सिस्टम ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया। मेरे दूसरे SSS रैंक वाले सोल बीस्ट के जागने से हमारे देश की किस्मत यानी नेशनल फॉर्चून में सीधे 15,000 पॉइंट की बढ़ोतरी हुई थी। ये ताकत मेरे पहले सोल बीस्ट से भी कहीं ज्यादा थी। सिस्टम ने बताया कि मेरे दोनों सोल बीस्ट हेवन इविल एम्परर और टायरेंट गॉड उस महान पीढ़ी के योद्धाओं के साथी थे जो हजारों साल पहले इस धरती के रक्षक थे। हजारों साल पहले जब पहली बार तबाही आई थी, तब हमारे देश के जांबाज योद्धा इन्हीं महान सोल बीस्ट्स के साथ मिलकर लड़ते थे, पर बाकी देश हमारी इस बढ़ती ताकत से डर गए थे। उन्होंने चाल चली और दबाव डालकर हमारे 100 सबसे खतरनाक सोल बीस्ट्स को सील करवा दिया। इसीलिए जब दोबारा तबाही आई तो हमारे पास लड़ने के लिए कुछ नहीं बचा था और हमारा देश मुसीबत में फंस गया। पर अब सब कुछ बदलने वाला था, क्योंकि वो ताकतें अब मेरे पास थीं। मैंने अपने दादाजी के पास जाकर उन्हें गले लगाया। मैंने उनसे वादा किया कि मैं जी जान से ट्रेनिंग करूंगा और एक दिन इस देश की सबसे मजबूत ढाल बनूंगा। दादाजी की आंखों में आंसू थे, पर उनका सिर गर्व से ऊंचा था। मैंने शियाओ शुए से कहा कि वो दादाजी का ख्याल रखे और मेरे लौटने का इंतजार करे। वांगशेन कॉर्प्स में किसी भी खास टुकड़ी या स्क्वाड का हिस्सा बनने से पहले हर नए सिपाही को 1 साल की बेहद सख्त ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। मैं उस ट्रेनिंग कैंप के गेट पर पहुंच गया। अपने माता पिता को याद करते हुए मैंने गहरी सांस ली और मन ही मन कहा, पापा माँ देखिए मैं यहाँ पहुँच गया हूँ। अब आपके अधूरे सपनों को पूरा करने की बारी मेरी है। उधर तांग खानदान में तांग गुआंगजोंग गुस्से से पागल हो रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इतने सारे प्रोफेशनल कातिल भेज
भेजने के बाद भी मैं जिंदा कैसे बच गया। वो अपनी मेज पर हाथ मारकर चिल्ला रहा था कि आखिर मैं जिंदा ट्रेनिंग कैंप तक कैसे पहुंच गया। उसकी सारी साजिशें नाकाम हो चुकी थीं और अब मैं उसकी पहुंच से बहुत दूर अपनी ताकत बढ़ाने के लिए तैयार था। बाद में मुझे पता चला कि तांग खानदान के महल में कोहराम मचा हुआ था। तांग गुआंगजों के भेजे हुए सारे कातिल एक एक करके गायब हो चुके थे। न उनका कोई सुराग मिला, न ही उनकी लाशें। उसके चाचा गुस्से से पागल हो रहे थे। उन्हें यकीन था कि सितुनिंग ने ही उन कातिलों का सफाया किया है और सारा सबूत मिटा दिया है। उन्होंने तांग को डांटते हुए कहा कि उसने मौका गवा दिया है, लेकिन उन्होंने मन ही मन एक भयानक साजिश रच ली थी। उन्होंने सोचा कि अगर मैं वानशेन ट्रेनिंग कैंप में जाना ही चाहता हूँ तो वो मुझे वहाँ जाने देंगे, पर वहाँ से मैं कभी जिंदा वापस नहीं आ पाऊंगा। वो मुझे मेरे पिता के पास भेजने की तैयारी कर रहे थे। इधर मैं ट्रेनिंग कैंप के उस भारी दरवाजे के सामने खड़ा था। जैसे ही मैंने उस दरवाजे को धक्का दिया, मेरे सामने एक अलग ही दुनिया थी। वहाँ देश के कोने कोने से आए हुए सबसे बेहतरीन योद्धा मौजूद थे। चारों तरफ ताकतवर सोल पावर महसूस हो रही थी। तभी मेरी नजर बाई किंगशुई पर पड़ी। वहाँ एक सुनहरे बालों वाला लड़का जो खुद को किसी बड़े खानदान का समझ रहा था, उसके आसपास मंडरा रहा था। वो बड़े घमंडी अंदाज में कह रहा था कि बाई खानदान और उसके खानदान का मेल बिल्कुल स्वर्ग में बनी जोड़ी जैसा है। बाई किंगशुई ने बिना डरे उसे साफ कह दिया कि वो उसकी नजरों से दूर हो जाए। जैसे ही उसकी नजर मुझ पर पड़ी, उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। वो दौड़ती हुई मेरे पास आई और बड़े प्यार से बोली कि मैं आ गया। उसने मेरे लिए नाश्ता भी रखा था और बड़े हक से कहा कि ये अभी भी गर्म है। ये सब देखकर वो सुनहरे बालों वाला लड़का जल भुन गया। उसे अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई। उसने कड़क कर पूछा कि मैं आखिर हूँ कौन। तभी पास खड़े किसी लड़के ने उसे बताया कि मेरा नाम लिन ये है। मैं जियांगझो का नंबर 1 योद्धा हूँ और मुझे खुद 13वीं टीम की कैप्टन सितुनिंग ने चुना है। ये सुनकर वो लड़का और भी चिढ़ गया। उसने मेरा मजाक उड़ाते हुए मुझे एक छोटे शहर का गंवार कहा। उसने बड़े नफरत से कहा कि छोटे शहर के लोग बस किस्मत के भरोसे यहाँ तक पहुँच जाते हैं। उसने मेरी आंखों में आंखें डालकर कहा कि चाहे मैं वानशेन कैंप में आ गया हूँ, पर रहूंगा हमेशा एक कचरा ही। उस वक्त मैंने अपनी शक्तियों को टटोला। मैं अभी सिल्वर लेवल 1 पर था, लेकिन वो लड़का जिसे सब हुवांग माओ कह रहे थे, वो पहले से ही गोल्डन लेवल 5 पर था। हमारी ताकत के बीच एक बहुत बड़ा फासला था जो किसी भी तरह से सही नहीं लग रहा था। पर बाई किंगशुई की आंखों में मेरे लिए जो भरोसा था, उसने मेरी हिम्मत बढ़ा दी। तभी उस लड़के का सब्र जवाब दे गया। उसने चिल्लाकर मुझ पर हमला कर दिया। उसने एक विशाल हथौड़ा निकाला और पूरी ताकत से मेरी तरफ बढ़ा। मामला अब सच में बिगड़ने वाला था। हुवांग माओ ने अपना भारी हथौड़ा हवा में लहराया और पूरी ताकत से मुझ पर हमला करने ही वाला था कि तभी बीच में हमारे ट्रेनर आ गए। उन्होंने कड़क आवाज में पूछा कि यहाँ ये क्या तमाशा हो रहा है। उन्हें देखते ही हुवांग माओ का घमंड और बढ़ गया। उसने ट्रेनर के सामने ही चिल्लाकर कहा कि मुझे अभी के अभी यहाँ से निकाल दिया जाए। उसने बड़े गर्व से सबको बताया कि उसका परिवार हर साल वानशेन कॉर्प्स को करोड़ों का दान देता है। ट्रेनर ने उसकी तरफ ठंडी नजरों से देखा और बहुत ही सख्त लहजे में कहा कि उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन कितना अमीर है। उन्होंने हम सबको साफ साफ समझा दिया कि इस ट्रेनिंग कैंप के अंदर हम कोई राजकुमार या रईस नहीं है। हम सब सिर्फ सिपाही हैं और यहाँ सिर्फ यहाँ के नियम चलेंगे। मुझे उनकी बात सुनकर सुकून मिला। उन्होंने हमें तुरंत अपनी वर्दी पहनने और मैदान में इकट्ठा होने का हुक्म दिया। हमारी पहली ट्रेनिंग का वक्त आ गया था। मुझे एक ऐसी काल कोठरी यानी डंजन में भेजा गया जहाँ लेवल 20 के 10 खतरनाक दानव मौजूद थे। जैसे ही मैं अंदर पहुँचा, मुझे अचानक महसूस हुआ कि ये एक जाल था। दानवों ने मेरे लिए घात लगाकर हमला किया था। मुझे गुस्सा आया कि ये दानव अब भी वही पुरानी और बेकार चालें चल रहे थे। मैंने तुरंत अपनी चौथी तकनीक सिकाड़ा मोल्ड का इस्तेमाल किया और अपनी जगह एक परछाई छोड़कर वहाँ से गायब हो गया। जब वो दानव मेरी परछाई पर हमला कर रहे थे, मैं उनके पीछे पहुँच चुका था। मैंने अपनी 5वीं तकनीक मैंटिस ब्लेड से उन पर वार किया। तभी वो मुख्य दानव सामने आया और उसने मेरी तलवार के वार को बीच में ही रोक दिया। मुझे ताज्जुब हुआ कि उसने मेरे हमले को झेल लिया था। मैंने अपनी 7वीं तकनीक वू यिंग आई का इस्तेमाल किया ताकि मैं उसकी कमजोरी देख सकूं। मुझे समझ आया कि लेवल 20 के इन दानवों की खाल बहुत ज्यादा सख्त होती है। मेरी इंसेक्ट सोल ब्लेड बहुत तेज तो थी, पर उसकी मारक क्षमता अभी थोड़ी कम पड़ रही थी। मैंने तय किया कि अब और वक्त बर्बाद नहीं करना है। मुझे एहसास हुआ कि मेरे पास सिर्फ एक ही सोल बीस्ट नहीं है। मैंने शिए हुआंग को मदद के लिए पुकारा। मुझे अपनी ताकत को अगले लेवल पर ले जाना ही था। उधर हुआंग माओ अपनी छोटी सी जीत के नशे में चूर
दूर था। वो लेवल 15 तक पहुंच गया था और अपने साथियों के सामने डींगे हाँक रहा था कि वो कल तक लेवल 20 के उस बड़े दानव को भी मार गिराएगा। जब उसके किसी साथी ने मेरा जिक्र किया और पूछा कि लिन ये कहाँ तक पहुंचा होगा, तो हुवांग माओ हंसने लगा। उसने नफरत से मुझे फिर से कचरा कहा। उसे पूरा यकीन था कि उस दिन मैंने उसके हथियार को सिर्फ किस्मत के भरोसे रोका था और असल में मेरी कोई औकात नहीं थी। जैसे ही मैं उस काल कोठरी यानी डंजन से बाहर निकला, वहाँ खड़े लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैंने इतनी जल्दी अपना काम खत्म कर लिया है। जब उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या सच में मेरा टास्क पूरा हो गया है, तो मैंने बड़े आराम से कह दिया कि हाँ, ये इतना भी मुश्किल नहीं था। मेरी ये बात सुनकर वहाँ शोर मच गया। लोग कानाफूसी करने लगे कि बाई किंगशुई को मुझ में इतनी दिलचस्पी क्यों है। एक लड़का तो यहाँ तक बोल पड़ा कि अगर वो लड़की होती तो वो भी मेरा दीवाना हो जाता। ये सब सुनकर सुनहरे बालों वाला हुवांग माओ गुस्से से लाल हो गया। वो दौड़ता हुआ मेरे सामने आया और चिल्लाकर बोला कि मैंने पक्का कोई बेईमानी की है। उसने मुझे रुकने को कहा और धमकी दी कि आज वो सबके सामने मेरी असलियत खोलकर रख देगा। मुझे उसकी बेवकूफी पर हंसी आ रही थी। मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर साफ कह दिया कि अगर उसे मार खाने का इतना ही शौक है तो उसे कोई बहाना ढूंढने की जरूरत नहीं है। तभी हुवांग माओ ने अपनी पूरी ताकत लगाई और अपने सोल बीस्ट को बाहर बुलाया। लेकिन जैसे ही उसका सोल बीस्ट सामने आया, वहाँ मौजूद हर इंसान ठहाके मारकर हंसने लगा। उसका सोल बीस्ट किसी खतरनाक जानवर जैसा नहीं, बल्कि एक बहुत ही छोटे और प्यारे पालतू जानवर जैसा दिख रहा था। हुवांग माओ को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने गुस्से में कहा कि उसे इसीलिए अपना सोल बीस्ट बुलाना पसंद नहीं है। लेकिन तभी उसने अपनी असली चाल चली। उसने गर्व से बताया कि उसका सोल बीस्ट बाकी सबसे अलग है। उसे शक्तिशाली बनाने के लिए किसी आम चीज की नहीं, बल्कि सोने यानी गोल्ड की जरूरत होती है और उसके पास सोने की कोई कमी नहीं थी। उसने अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया और ढेर सारे सोने से बने हथियार यानी गोल्डन ट्रेजर तैयार कर लिए। उसने मुझ पर हमला किया, पर मुझे कोई डर नहीं था। वहीं पास में बाई किंगशुई खड़ी थी। उसने मुझसे कहा कि वो अपने साथ एक टेंट लाई है और रात को हम साथ में वहाँ रुक सकते हैं। उसने समझाया कि आराम करने बाद ही हम अगले मिशन पर जा पाएंगे, पर मैंने उसे मना कर दिया। मैंने उससे साफ कह दिया कि मुझे आराम की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने अपना सारा काम पहले ही निपटा लिया है। हुवांग माओ ये सब सुनकर और भी चिढ़ गया और मुझे जान से मारने की धमकियां देने लगा। तभी अचानक दूर से एक भयानक धमाके की आवाज आई। वो चेन शियाओयाओ की गुफा थी। किसी ने चिल्लाकर बताया कि वहाँ सबसे खतरनाक भेड़ियों का राजा यानी वुल्फ किंग आ गया है। नजारा देखकर साफ लग रहा था कि चेन शियाओयाओ बहुत बड़ी मुसीबत में है। वहाँ खड़े कुछ लोग मुझे रोकने लगे। उन्होंने मुझे याद दिलाया कि हमारे ट्रेनर ने साफ कहा था कि अगर कोई किसी की मदद करेगा तो उसे वानशेन कॉर्प्स से निकाल दिया जाएगा। उनके हिसाब से ये सेना कमजोर लोगों के लिए नहीं थी, लेकिन मुझे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। मेरे दिमाग में तुरंत एक ही बात आई कि जो इंसान किसी की जान न बचा सके, असली कचरा तो वही है। मैंने पीछे हटने से मना कर दिया और उसकी मदद के लिए निकल पड़ा। मेरे साथ कुछ और बहादुर साथी भी आ गए। जैसे ही हम उस जगह पहुँचे जहाँ लड़ाई हुई थी, मुझे जमीन पर एक बोतल पड़ी हुई मिली। उसे उठाते ही मेरी सांस अटक गई। वो चेन शियाओयाओ की दवा की बोतल थी। मुझे लगा मामला अब सच में बिगड़ने वाला है। गुफा के अंदर का माहौल बहुत ही खौफनाक था। हर कदम पर मौत का साया मंडरा रहा था। रास्ता साफ नहीं था, पर हमें आगे बढ़ना ही था। तभी अचानक हमला हुआ, पर मैंने फुर्ती दिखाते हुए अपने एक साथी को बचा लिया। उसने फटी आंखों से मुझे देखा और लड़खड़ाती आवाज में मेरा शुक्रिया अदा किया। मैंने उसे बस इतना ही कहा कि अपनी रक्षा खुद करना सीखो। हमारे सामने लेवल 17 के 3 दानव आ खड़े हुए थे। मेरे साथियों के चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। उन्हें लग रहा था कि मुझ जैसा योद्धा भी शायद इन तीनों को एक साथ न संभाल पाए। तभी मेरा एक साथी आगेंग जोश में आगे आया। उसने भावुक होकर कहा कि किसी न किसी को तो कुर्बानी देनी ही होगी। उसने चिल्लाकर कहा कि आप लोग आगे बढ़कर इंसान को बचाओ, मैं इन दानवों को रोकूंगा। उसने यहाँ तक कह दिया कि अगर आज वो शहीद हो गया तो उसकी माँ को बता देना कि उसका बेटा कोई बुज़दिल नहीं था। मुझे उसकी बहादुरी देखकर अच्छा लगा। मैंने तुरंत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके उन दुश्मनों को कमजोर कर दिया और अपने साथियों से कहा कि अब यहाँ से जल्दी निकलो। जैसे ही हम गुफा के और भी गहरे हिस्से में पहुँचे, मेरा सामना उस वुल्फ किंग से हुआ। वो भेड़ियों का राजा उन दवाओं की खुशबू सूंघकर गुफा के सबसे गहरे कोने से यहाँ खिंचा चला आया था। साफ दिख रहा था कि वो दानव बहुत सारी दवाइयाँ निगल चुका था। अब उसकी ताकत लेवल 20 से कहीं ज्यादा बढ़ चुकी थी। लड़ाई शुरू हुई और उस दानव ने बड़ी ही नीच हरकत की। उसने मुझ पर धोखे से हमला किया और काटने की कोशिश की। सिर्फ यही नहीं, वो छोटे भेड़िए अपनी दवाओं का असर अपने राजा के साथ बांट रहे थे। ये तो सरासर बेईमानी थी। मुश्किल घड़ी थी, पर इतने में मेरे चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। मेरे साथी मुझे देखकर हैरान थे। उन्हें समझ नहीं आ
आ रहा था कि मौत सामने खड़ी है और मैं हंस रहा हूँ। उन्हें लगा कि मैं कोई साधारण इंसान नहीं हूँ और मेरी सोच उनकी समझ से बाहर है, पर मेरे दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। मेरे लिए ये दानव कोई खतरा नहीं, बल्कि अपनी ताकत बढ़ाने के लिए मिले मुफ्त के एक्सपीरियंस पॉइंट्स थे। मैं अपनी लड़ाई में मगन था, पर उस वक्त मुझे नहीं मालूम था कि हुआंग माओ दूर छिपा ये सब अपने कैमरे में कैद कर रहा है। वो बस इसी ताक में था कि मेरा कोई ऐसा सबूत मिल जाए जिससे वो मुझे वानशेन कॉर्प्स से हमेशा के लिए बाहर निकलवा दे। भेड़ियों की तादाद बढ़ती ही जा रही थी। मुझे लगा अब इस मामले को ज्यादा खींचने का कोई फायदा नहीं है। मैंने अपने साथियों को चेतावनी दी कि मेरा अगला हमला बहुत ही भयानक और रोंगटे खड़े कर देने वाला होने वाला है। मैंने उनसे साफ कह दिया कि अपनी आंखें बंद कर लो, क्योंकि जो वो देखने वाले हैं वो उन्हें ताउम्र डरा सकता है। मेरे दिमाग में बस एक ही बात थी, इस झुंड को जड़ से मिटाना। दूर छिपे उस सुनहरे बालों वाले लड़के के होश उड़े हुए थे। वो अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहा था। उसने सोचा कि लिनये का सोल बीस्ट तो एक आग का पंछी यानी फीनिक्स था, फिर ये कीड़ों का झुंड कहाँ से आ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मेरे पास कितनी शक्तियाँ छिपी हैं। तभी मेरे दिमाग में सिस्टम की आवाज गूंजी। उसने मुझे एक बहुत बड़ी खुशखबरी दी। मेरी सोल पावर अब बढ़कर गोल्डन लेवल 1 पर पहुँच गई थी, और सबसे अच्छी बात ये थी कि इस बार सिस्टम ने दरियादिली दिखाते हुए एक साथ दो खतरनाक सोल बीस्ट्स को जगा दिया था। मैंने मुस्कुराते हुए मन ही मन कहा कि सिस्टम, आखिरकार तुम थोड़े बड़े दिल वाले बन ही गए। सिस्टम ने मुझे आगे का पूरा प्लान समझाया। उसने बताया कि जैसे जैसे मेरा लेवल बढ़ेगा, मेरे साथ जुड़ने वाले सोल बीस्ट्स की तादाद भी बढ़ती जाएगी। गोल्डन लेवल पर 2, प्लेटिनम पर 4, डायमंड लेवल पर 8 और इसी तरह आगे बढ़ते हुए ये संख्या बढ़ती रहेगी। मुझे ये सुनकर बहुत ही रोमांच महसूस हुआ। मुझे लगा कि अब मेरी तरक्की को कोई नहीं रोक सकता। इस बार मुझे जो 2 नए सोल बीस्ट मिले वो बिल्कुल वही थे जिनकी मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी। उनमें से एक 3S रैंक का रक्षा करने वाला यानी डिफेंस बीस्ट था, और दूसरा दुश्मनों को काबू करने वाला कंट्रोल बीस्ट। इन दोनों ने मेरी लड़ाई की हर कमी को पूरा कर दिया था। मैंने अपने पुराने सोल बीस्ट को भरोसा दिलाया कि मैं उसे कभी नहीं भूलूंगा, क्योंकि असली ताकत तो उसी के कीड़ों की सेना से आती है। इतने में मैंने अपनी तलवार मजबूती से पकड़ी और भेड़ियों के राजा की तरफ बढ़ा। मैंने अपने साथियों को आदेश दिया कि वो चेन शियाओयाओ की रक्षा करें और पीछे हट जाए। मैंने उनसे बहुत ही गंभीर होकर कहा कि आज यहाँ जो कुछ भी देखेंगे उसे एक राज ही रखेंगे और किसी को कुछ नहीं बताएंगे। लड़ाई शुरू हुई। मैंने अपनी नई शक्ति शुआनगुई को पुकारा। अगले ही पल एक विशाल ढाल मेरे सामने खड़ी हो गई। फिर मैंने बर्फ की वो भयानक शक्ति छोड़ी जिसने उस भेड़ियों के राजा और उसके झुंड को वहीं जमा दिया। मेरे साथी ये सब देखकर अपनी सुध-बुध खो बैठे थे। उन्हें लगा कि शायद उनकी आंखें उन्हें धोखा दे रही हैं। वो सोच रहे थे कि एक मामूली इंसान के पास इतने सारे सोल बीस्ट्स कैसे हो सकते हैं। लड़ाई खत्म होने के बाद मुझे एहसास हुआ कि चेन शियाओयाओ की वो दवाइयाँ वाकई बहुत असरदार थीं। लेकिन अभी मैं चैन की सांस ले ही पाता कि तभी पूरी गुफा तेजी से हिलने लगी। दीवारें दरकने लगी और बड़े बड़े पत्थर नीचे गिरने लगे। मुझे समझ आ गया कि ये पूरी जगह अब ढहने वाली है। मैंने अपनी पूरी ताकत से चिल्लाकर कहा कि यहाँ से जल्दी भागो, ये सब गिरने वाला है। तभी अचानक पीछे से एक दिल दहला देने वाली चीख सुनाई दी। कोई मलबे के नीचे दब गया था और अपनी आखिरी सांसों के साथ मदद के लिए पुकार रहा था। मुझे लगा मामला अब सच में बहुत बिगड़ने वाला है। जब मैंने चेन शियाओयाओ को उस गिरते हुए मलबे से बाहर निकाला तो वो अपनी फटी आंखों से मुझे देख रहा था। उसने लड़खड़ाती आवाज में मुझसे पूछा कि मैंने उसकी जान क्यों बचाई, जबकि वो मेरे लिए कोई खास नहीं था। मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर साफ कह दिया कि तुम एक छोटे और मतलबी इंसान हो सकते हो, लेकिन जब तक तुम वानशेन कॉर्प्स में हो तब तक तुम मेरे युद्ध के साथी यानी मेरे कॉमरेड हो, और मैं अपने साथी को मरते हुए नहीं देख सकता। बाद में मुझे पता चला कि उस वक्त हमारे देश ड्रैगन किंगडम की किस्मत के सितारे बहुत तेजी से चमकने लगे थे। जब से मैंने अपनी शक्तियों को जगाना शुरू किया था तब से देश की पावर रेटिंग बढ़ती ही जा रही थी। बड़े अधिकारियों को भी लगने लगा था कि मेरी तरक्की उनकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा तेज है। वो आपस में बातें कर रहे थे कि शायद अगले महीने तक मैं अपना चौथा सोल बीस्ट भी जगा लूं। उन्हें एहसास हो गया था कि मुझे ट्रेनिंग कैंप में रखना मेरी काबिलियत के साथ नाइंसाफी होगी, पर वो मुझे अभी दुनिया की नजरों में भी नहीं लाना चाहते थे। उन्हें मुझ में ड्रैगन किंगडम का वो भावी योद्धा दिख रहा था जो आगे चलकर इस देश की सबसे बड़ी ढाल बनेगा। लेकिन ट्रेनिंग ग्राउंड पर माहौल अचानक बदल गया। हमारे ट्रेनर के गुस्से से चिल्लाने की आवाज गूंजी और ट्रेनिंग को वहीं रोक दिया गया। उन्होंने बहुत ही कड़क आवाज में कहा कि यहाँ किसी ने नियम तोड़ा है। उन्होंने हम सबको लाइन में खड़ा किया और गरजते हुए पूछा कि चेन शियाओयाओ की मदद किसने की थी। चेन शियाओयाओ बुरी तरह डरा हुआ था,
पर वो मुझे मुसीबत में नहीं डालना चाहता था। उसने हिम्मत जुटाकर झूठ बोला कि किसी ने उसकी मदद नहीं की। उसने कहा कि उसने खुद ही उस दानव का सामना किया और वो इसके लिए वानशेन कॉर्प्स से निकाले जाने की सजा भुगतने को भी तैयार है। ट्रेनर और भी ज्यादा भड़क गए। उन्होंने मेज पर हाथ मारकर कहा कि यहाँ झूठ बोलने की कोशिश मत करो। उस स्पेस रिफ्ट के जरिए कौन अंदर आया और कौन बाहर गया, इसका पूरा रिकॉर्ड सेना के पास होता है। उन्होंने साफ कह दिया कि अगर सच सामने नहीं आया तो हम सबको यहाँ से बाहर निकाल दिया जाएगा। तभी उस सुनहरे बालों वाले लड़के उवांग माओ ने मौका ताड़ लिया। उसने अपनी उंगली मेरी तरफ उठाई और चिल्लाकर कहा कि वो लिन यही था। उसने दावा किया कि उसने मुझे खुद गुफा के अंदर जाते हुए देखा था। मुझे अब छिपने की जरूरत नहीं थी। मैं निडर होकर एक कदम आगे बढ़ा और ट्रेनर के सामने खड़ा हो गया। मैंने साफ कह दिया कि हाँ, ये मैंने ही किया है। मैंने उन्हें याद दिलाया कि यहाँ मौजूद किसी भी सिपाही में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अकेले लेवल 20 के दानव को धूल चटा सके सिवाय मेरे। मैंने सीधे तौर पर उनके आकलन को चुनौती दे दी। तभी एक कमाल की चीज हुई। मेरे बाकी साथी, जिन्हें मैं अब तक सिर्फ सिपाही समझ रहा था, वो भी मेरे साथ आकर खड़े हो गए। एक एक करके सबने कहना शुरू किया कि वो भी इस काम में शामिल थे। उन्होंने साफ लफ्जों में कह दिया कि अगर मुझे निकाला गया तो वो सब भी अपनी वर्दी उतारकर यहाँ से चले जाएंगे। उन्हें अपने किए पर कोई पछतावा नहीं था। उस पल मुझे महसूस हुआ कि वानशेन कॉर्प्स का असली मतलब सिर्फ लड़ना नहीं बल्कि एक दूसरे का साथ देना है। मेरे साथियों ने जब एक सुर में कहा कि वो भी मेरे साथ सजा भुगतने को तैयार हैं, तो मुझे अंदर से बहुत गर्व महसूस हुआ। तभी हुवांग माओ अचानक भीड़ को चीरता हुआ सामने आया। उसने बड़े घमंडी अंदाज में मेरी तरफ देखा और फिर ट्रेनर से कहा कि क्या उन्हें सच में लगता है कि मुझ जैसा मामूली लड़का लेवल 20 के दानव को मार सकता है। उसने अपनी जेब से एक फोटो निकाली और उसे सबूत के तौर पर दिखाते हुए दावा किया कि उस दानव को उसने खुद मारा है। उसने कहा कि वानशेन कॉर्प्स में रुकने का हक सिर्फ उसे है। ट्रेनर ने हम सबको बड़े गौर से देखा। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उन्होंने गुस्से में चिल्लाकर कहा कि तुम सब यहाँ अपनी जान देने की होड़ लगा रहे हो। क्या तुम्हें लगता है कि ये कोई खेल है? फिर उन्होंने एक ऐसा ऐलान किया जिसे सुनकर हम सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने कहा कि वो हम सबको वानशेन कॉर्प्स से अभी के अभी बेदखल कर रहे हैं। वहाँ मौजूद वो लोग जिन्होंने हमारी चुगली की थी और जो मदद के लिए आगे नहीं आए थे, वो हक्के बक्के रह गए। उन्होंने हकलाते हुए पूछा कि ट्रेनर से कोई गलती तो नहीं हो रही। उन्होंने साफ किया कि वो तो मदद करने भी नहीं गए थे और उन्होंने तो लिन ये की रिपोर्ट भी की थी। फिर उन्हें क्यों निकाला जा रहा है? ट्रेनर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने उन चुगलखोरों की आंखों में आंखें डालकर कहा कि जो इंसान अपने साथियों की मुसीबत में पीठ दिखाकर भाग जाए और उनकी पीठ पीछे वार करे, वो सिपाही कहलाने के लायक नहीं है। अगले ही पल उन गद्दारों को कैंप से बाहर कर दिया गया और सिर्फ हम लोग वहाँ रह गए। उवांग माओ ने मेरी तरफ देखा और दबी आवाज में मेरा शुक्रिया अदा किया। हम लड़कों के बीच ज्यादा बातें तो नहीं हुई, पर एक गहरा रिश्ता बन गया था। चेन शियाओ और बाकी सब मुझे बड़ा भाई कहने लगे। आगेन तो इतना खुश था कि उसने मुझे अपना सबसे बड़ा भाई मान लिया। तभी ट्रेनर ने माहौल को फिर से गंभीर बना दिया। उन्होंने चिल्लाकर कहा कि बहुत हो गया ये तामोशा, अब ट्रेनिंग दोबारा शुरू होगी। उन्होंने हमें साफ हुक्म दिया कि सब के सब फौरन उस काल कोठरी में वापस जाओ और जब तक लेवल 20 के सारे दानव खत्म नहीं हो जाते कोई बाहर नहीं आएगा। मैंने ट्रेनर से पूछा कि क्या इस बार हम सब मिलकर काम कर सकते हैं? उन्होंने झुंझलाते हुए कहा कि जाहिर सी बात है, अब जाओ यहाँ से। अगले कुछ हफ्तों तक हमने जीतोड़ मेहनत की। मैं देख रहा था कि मेरी ताकत धीरे धीरे बढ़ रही थी। मुझे एहसास हुआ कि बहुत जल्द मेरी सोल पावर मेरे नाम के मुताबिक महान बन जाएगी। मेरी शक्तियों का तालमेल अभी 52% पर था, जो मुझे अभी भी कम लग रहा था। मुझे और ज्यादा मेहनत करनी थी। एक सुबह ट्रेनर हमारे पास आए और उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि आज के लिए ट्रेनिंग बंद है और हम सबको एक दिन की छुट्टी दी जाती है। उवांग माओ की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने सबको न्योता दिया कि उसका शहर में एक बहुत बड़ा विला है जिसमें शानदार स्विमिंग पूल है और हम सब वहाँ चलकर मजे करेंगे। आगेंग और बाकी सब फौरन तैयार हो गए। शियाओ शुए और बाकी सब ने भी जाने का मन बना लिया था। उन सब ने मुझसे भी साथ चलने को कहा, पर मैंने उन्हें मना कर दिया। मैंने कहा कि तुम लोग जाओ और मजे करो, मुझे अभी कुछ जरूरी काम निपटाने हैं। मेरे मन में अपनी शक्तियों को और निखारने की धुन सवार थी। बाकी सब लोग पार्टी करने चले गए थे, लेकिन मेरे दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। मैं अपनी शक्तियों को और बढ़ाने के लिए कुछ खास सामान की तलाश में बाजार पहुंचा था। वहां मुझे 3 रंगों वाले क्रिस्टल दिखे। मैंने मन ही मन सिस्टम से पूछा कि ये जादुई चीजें मेरे सोल बीस्ट्स के लिए कैसी रहेंगी। सिस्टम ने बताया कि ये बहुत ही असरदार हैं। मैं सामान देख ही
रहा था कि तभी पास में खड़े कुछ लोग बहुत बदतमीजी कर रहे थे। मैंने मुड़कर देखा तो मेरा माथा ठनक गया। सामने दो ऐसे लोग खड़े थे जिन्हें मैं कभी अपनी जिंदगी का हिस्सा मानता था। वो लू चांग और फान रेन थे। लू चांग जो स्कूल के दिनों में मेरी गर्लफ्रेंड हुआ करती थी, और फान रेन जो कभी मेरा सबसे अच्छा दोस्त था। मुझे वो दिन याद आ गए जब लू चांग हमेशा क्लास में नंबर 1 आती थी और मैं उसे खुश करने के लिए तोहफे देता था। फान रेन तो मेरा ऐसा भाई था जो कहता था कि वो मेरे लिए अपनी जान भी दे सकता है। लेकिन जैसे ही मेरा सोल बीस्ट जगाने का मिशन फेल हुआ, इन दोनों की असलियत सामने आ गई। उन्होंने एक पल भी नहीं सोचा और मुझे अकेला छोड़ दिया। लू चांग ने बड़े नफरत से मुझसे कहा था कि मुझ जैसा कचरा उसके लायक नहीं है, और मैंने उसकी जवानी के साल बर्बाद कर दिए। फान रेन ने भी पाला बदल लिया और लू चांग का हाथ थाम लिया। उसने मुझसे कहा था कि वो अब मेरी गर्लफ्रेंड का ख्याल रखेगा क्योंकि मैं तो किसी काम का नहीं रहा। आज बहुत दिनों बाद हम आमने सामने थे। मुझे देखते ही फान रेन के चेहरे पर वही पुरानी घमंडी मुस्कान आ गई। उसने लू चांग को अपनी बाहों में लिया और बड़े गर्व से कहा कि वो अब एक क्लास सोल बीस्ट का मालिक है और बायहू लीजन का एक सिपाही बन चुका है। लू चांग ने भी ताना मारते हुए कहा कि शायद लिंग खानदान ने मुझे लात मारकर बाहर निकाल दिया है, इसीलिए मैं यहाँ भटक रहा हूँ। उन्हें लगा कि मैं यहाँ कोई छोटी मोटी नौकरी ढूंढने आया हूँ। मुझे उनकी बेवकूफी पर अंदर ही अंदर हंसी आ रही थी। मैंने सोचा कि ये लोग शायद दुनिया की खबरों से बिल्कुल कटे हुए हैं। अगर ये थोड़ा भी इंटरनेट चलाते या खबरें पढ़ते तो इन्हें पता होता कि मैं वानशेन कॉर्प्स का हिस्सा बन चुका हूँ। फान रेन ने मेरा मजाक उड़ाते हुए कहा कि आज के दौर में जिसके पास सोल बीस्ट नहीं है वो तो एक अपाहिज के बराबर है। उसने हंसते हुए कहा कि मुझ जैसे बेकार इंसान को तो कहीं चपरासी की नौकरी भी नहीं मिलेगी। उस वक्त मुझे गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन मैंने खुद पर काबू रखा। मैं बस ये देख रहा था कि इंसान अपनी कामयाबी के नशे में कितना गिर सकता है। लू चांग ने बड़ी बेशर्मी से मुझ पर हंसते हुए कहा कि उसे अपनी पसंद पर तरस आ रहा है। उसने फान रेन की तरफ देखा और फिर मुझसे बोली कि अगर मुझे सच में नौकरी चाहिए तो वो मेरी मदद कर सकती है। उसने कहा कि उसके बायहू लीजन में शौचालय साफ करने वालों की कमी है और मुझ जैसा इंसान उस काम के लिए बिल्कुल फिट रहेगा। उनकी ये गिरी हुई बात सुनकर मैंने ठंडी सांस ली और जेब से अपना बैज निकालकर उनके सामने कर दिया। मैंने बड़े आराम से कहा कि इसकी जरूरत नहीं है, मैं पहले से ही वानशेन कॉर्प्स का हिस्सा हूँ। मेरी बात सुनते ही वो दोनों ठहाके मारकर हंसने लगे। फान रेन ने मेरे बैज को उंगलियों से छूते हुए कहा कि बाजार में ऐसे नकली खिलौने 5-5 रुपए में मिल जाते हैं। उसने बड़े घमंड से कहा कि वानशेन कॉर्प्स में शामिल होने के लिए कम से कम ऐसा क्लास का सोल बीस्ट चाहिए होता है, और मुझ जैसा इंसान तो वहाँ का दरबान बनने के लायक भी नहीं है। मुझे उनकी कमकली पर हंसी आ रही थी। मैंने उनकी आंखों में झांकते हुए कहा कि मुझे तो याद था कि तुम दोनों का सोल बीस्ट कुत्ता नहीं है, फिर तुम्हारी आंखें कुत्तों से भी ज्यादा अंधी कैसे हो गई कि तुम्हें सच दिखाई नहीं दे रहा। ये सुनते ही फान रेन का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। उसने चिल्लाकर कहा कि मैं अपनी औकात भूल रहा हूँ और वो मुझे अभी होश में लाएगा। उसने मुझ पर हमला करने के लिए हाथ उठाया, लेकिन अगले ही पल पासा पलट गया। मैंने अपनी सोल पावर का एक हल्का सा झटका दिया और फान रेन धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। वो अपने आप मेरे सामने घुटनों के बल बैठ गया। मैंने मजाक उड़ाते हुए कहा, अरे खड़े हो जाओ, इतना सम्मान देने की जरूरत नहीं है। लू चांग चीखने लगी कि ये क्या हो रहा है। फान रेन बुरी तरह घबरा गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि एक बिना शक्ति वाले इंसान ने उसे घुटनों पर कैसे ला दिया। उसने लड़खड़ाती आवाज में पूछा कि मैंने कौन सा काला जादू इस्तेमाल किया है। मैंने बस इतना कहा कि मैं तुमसे बस थोड़ा सा ज्यादा ताकतवर हूँ। लू चांग अभी भी मुझे बद्दुआएं दे रही थी कि मुझे कभी कोई पसंद नहीं करेगा और मैं पूरी उम्र अकेला सड़ूंगा। तभी अचानक भीड़ चीरते हुए कोई मेरे पास आया। वो बाई किंग शुई थी। उसने दौड़कर मेरा हाथ पकड़ा और बड़ी मासूमियत से कहा कि वो मुझे हर जगह ढूंढ रही थी और उसे डर लग रहा था कि कहीं मैं उसे बिना बताए कहीं चला न जाऊं। उसे देखते ही फान रेन और लू चांग के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो हकलाते हुए बोले, मिस बाई, क्या लिन ये आपका बॉयफ्रेंड है? बाई किंग शुई ने मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखा और सबकी मौजूदगी में एक ऐसा धमाका किया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। उसने कहा, नहीं, ये मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। असल में मैं लिन ये को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही हूँ। मैं इनके पीछे हूँ, लेकिन इन्होंने अब तक मुझे हाँ नहीं कहा है। पूरे बाजार में सन्नाटा छा गया। लोग हैरान थे कि देश की सबसे बड़ी सुंदरी और रईस घराने की बेटी मुझ जैसे लड़के के पीछे पागल है। फान रेन का चेहरा देखने लायक था। मैंने बाई किंग शुई की तरफ देखा और पूछा कि ये लोग तुम्हें मिस बाई क्यों कह रहे हैं और तुम इन्हें कैसे जानती हो? बाई किंग शुई ने फान रेन की तरफ एक ठंडी नजर डाली और बड़े शांत अंदाज में कहा, अरे ये बायहू लीजन जिसमें ये काम करता है वो मेरे परिवार
परिवार की ही एक छोटी सी कंपनी है। ये सुनते ही फान रेन का चेहरा सफेद पड़ गया। उसे समझ आ गया कि उसने जिस इंसान का अपमान किया है वो उसकी मालकिन का सबसे खास आदमी है। अब उसकी नौकरी और इज्जत दोनों मिट्टी में मिलने वाली थी। बाई किंगशुई ने जिस अंदाज में मुझसे बात की उसे देखकर मैं दंग रह गया। मैंने उससे पूछा कि आखिर वो वानशेन कॉर्ट्स में क्यों आई है, तो उसने बड़े प्यार से जवाब दिया कि वो खुद को साबित करना चाहती है और मुझसे मिलना चाहती है। उसकी बातें सुनकर मुझे लगा कि वो कितनी मंजी हुई कलाकार है। उसने कितनी सफाई से ये सब कह दिया। तभी फान रेन घुटनों के बल बैठकर गिड़गिड़ाने लगा और माफी मांगने लगा, लेकिन बाई किंगशुई का दिल नहीं पिघला। उसने ठंडे लहजे में कह दिया कि उसे अब बायहू लीजन में वापस आने की कोई जरूरत नहीं है और वो अपनी नौकरी कहीं और ढूंढ ले। इतने में हुवांग माओ भी वहाँ पहुँच गया। उसने फान रेन को चिढ़ाते हुए कहा कि उसे अब कहीं और नौकरी ढूंढने की मेहनत करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हुवांग परिवार के किसी भी बिजनेस में उसे कभी काम नहीं मिलेगा। हुवांग माओ ने बड़े सम्मान के साथ मुझे बड़ा भाई कहा। उसने मुझे बताया कि ट्रेनिंग कैंप से बुलावा आया है और सबको फौरन इकट्ठा होने के लिए कहा गया है। ये सब देखकर लू चांग और फान रेन के होश उड़ गए। लू चांग अब फान रेन पर चिल्लाने लगी कि उसी की वजह से उसने मुझसे दुश्मनी मोल ली। वो पछतावे में जल रही थी और सोच रही थी कि अगर वो आज मेरे साथ होती तो उसकी जिंदगी कितनी शानदार होती, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। जब हम ट्रेनिंग कैंप पहुँचे तो हमारी छुट्टी बीच में ही खत्म कर दी गई थी। मैंने ट्रेनर से पूछा कि आखिर ऐसी क्या आफत आ गई है। ट्रेनर के चेहरे पर गहरी चिंता थी। उन्होंने बताया कि उत्तरी बॉर्डर पर दानवों की हलचल बहुत बढ़ गई है और हमारी सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। हमें तुरंत मदद के लिए वहाँ भेजा जा रहा था। ट्रेनर ने हमें दो ग्रुप में बांट दिया। पहले ग्रुप को सुरक्षित इलाके की रक्षा करनी थी और नागरिकों को वहाँ से निकालना था, लेकिन मुझे दूसरे ग्रुप में रखा गया। हमारा काम बहुत खतरनाक था। हमें सीधे फ्रंट लाइन पर जाकर दुश्मन के इलाके में घुसना था और बायहू लीजन के साथ मिलकर मिशन को पूरा करना था। हुवांग माओ मेरे साथ ही रहना चाहता था। उसने ट्रेनर से जिद की कि उसे भी मेरे ग्रुप में डाल दिया जाए, पर ट्रेनर ने उसे डांटकर चुप करा दिया। उन्होंने साफ कह दिया कि ये ऊपर से आए हुए आदेश हैं और इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। मुझे एहसास हुआ कि असली जंग अब शुरू होने वाली है और ये ट्रेनिंग से कहीं ज्यादा मुश्किल होने वाला है। ट्रेनर ने हम सबको एक कतार में खड़ा किया और बहुत ही गंभीर आवाज में कहा कि हमारी ट्रेनिंग अभी पूरी नहीं हुई है। उन्होंने साफ हुक्म दिया कि हम सबको हर हाल में वहाँ से जिंदा वापस लौटना होगा। उनकी बातों में जो फिक्र थी उसने मुझे एहसास कराया कि मामला कितना संगीन है। हुवांग माओ मेरे पास आया। उसके चेहरे पर साफ डर था। उसने मुझसे कहा कि बड़ा भाई, आप जहाँ जा रहे हैं वहाँ का माहौल हमारी जगह से कहीं ज्यादा खतरनाक होने वाला है। उसने अपनी जेब से ढेर सारे पैसे निकाले और मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा कि मैं इन्हें अपने पास रखूं ताकि मुश्किल वक्त में काम आ सके। अगेंग ने मजाक में कहा कि वो अपनी दौलत किसी के साथ नहीं बांटेगा, पर मुझे पता था कि वो भी अंदर से डरा हुआ है। मैंने मुस्कुराते हुए हुवांग माओ के पैसे लेने से मना कर दिया। मैंने उससे कहा कि ये पैसे मेरे किसी काम के नहीं है, इन्हें उन बेघर लोगों और पीड़ितों को दान कर देना जो इस तबाही में अपना सब कुछ गवा चुके हैं। हम सबने एक दूसरे को विदा किया। एक ही आवाज गूंजी, कामयाबी हासिल करेंगे और फिर मिलेंगे। उस वक्त मैं उत्तरी सीमा की तरफ जाने वाले एयरशिप पर सवार हो चुका था। उस वक्त मुझे नहीं मालूम था, लेकिन तांग खानदान के महल में मेरी मौत का जश्न मनाने की तैयारी चल रही थी। तांग गुआंगजोंग के भतीजे ने अपने चाचा को खबर दी कि मैं निकल चुका हूँ। उन्होंने पीछे से एक और जाल बिछा दिया था। उन्हें पूरा यकीन था कि इस बार वो मेरा ऐसा इंतजाम करेंगे कि मैं कभी वापस नहीं लौट पाऊंगा। उत्तरी सीमा पर पहुंचते ही हमें कैप्टन ली के पास ले जाया गया। उन्होंने हमें अपने पीछे आने का इशारा किया और चलते चलते मिशन की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पिछले 1-2 हफ्तों में वानशेन कॉर्प्स और बायहू लीजन के कई योद्धा इस इलाके में रहस्यमय तरीके से गायब हो चुके हैं। हमारा काम बहुत सीधा पर खतरनाक था। हमें दानवों की भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़ना था, बायहू लीजन के साथ मिलना था और मिलकर इस मामले की जाँच करनी थी। मेरे एक साथी ने पूछा कि क्या इस मिशन के लिए हमें मिलिट्री मेरिट यानी तरक्की के पॉइंट मिलेंगे। कैप्टन ली ने जवाब दिया कि हाँ, जितने ऊंचे लेवल का दानव हम मारेंगे उतने ही ज्यादा पॉइंट मिलेंगे। 1 लेवल के दानव के लिए 1 पॉइंट और 40 लेवल के दानव के लिए 40 पॉइंट। पर उनकी आवाज अचानक भारी हो गई। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर गलती से भी सामना 40 लेवल से ऊपर के दानव से हो जाए तो इनाम और पॉइंट के बारे में मत सोचना, बस ये सोचना कि वहाँ से अपनी जान बचाकर कैसे भागना है। उन्होंने एक बड़ी संख्या की तरफ इशारा करते हुए कहा कि जिस दिन तुम्हारे पास इतने मेरिट पॉइंट हो जाएंगे तुम मेरी कुर्सी पर बैठ सकोगे। कुछ साथी
ही तो डर के मारे कानाफूसी करने लगे कि शायद वो पूरी जिंदगी में भी इतने पॉइंट नहीं कमा पाएंगे और उनके लिए जिंदा रहना ही बहुत बड़ी बात थी। पर कैप्टन ने हमें हिम्मत बंधाई। उन्होंने कहा कि असली जंग के मैदान में दानव हर जगह फैले हुए हैं और हमारे पास आगे बढ़ने के बहुत मौके होंगे। मुझे समझ आ गया था कि अब तक जो मैंने ट्रेनिंग डंजन्स में किया था वो तो बस एक खेल था। असली परीक्षा तो अब शुरू होने वाली थी। असली जंग का मैदान हमारी सोच से भी कहीं ज्यादा खौफनाक था। कैप्टन ली ने हमें साफ लफ्जों में कह दिया कि अब तक हमने जो डंजन्स में किया था वो सिर्फ बच्चों का खेल था, पर ये जगह असली नरक है, जहाँ चारों तरफ लेवल 30 से भी ऊपर के दानव घूम रहे थे। कैप्टन ने हमें एक आखिरी मौका दिया। उन्होंने कहा कि वो किसी पर दबाव नहीं डालेंगे, जिन्हें अपनी जान प्यारी है और जो पीछे हटना चाहते हैं वो अभी वापस जा सकते हैं। वहाँ खड़े कुछ नए रंगरूट सच में घबरा गए थे। जैसे ही वो पीछे हटने के लिए आगे बढ़े, कैप्टन का लहजा बदल गया। उन्होंने उन्हें फटकार लगाते हुए बुज़दिल कहा और साफ कर दिया कि ऐसे लोगों को घर वापस जाने की छूट नहीं मिलेगी। उन्हें चौथे रास्ते में डाल दिया गया ताकि वो पूरी जिंदगी वहाँ खून पसीना बहा सके। फिर उन्होंने हमें ब्रांच कैप्टन दागो के पास जाने का आदेश दिया, जो इस मिशन में हमारी अगुवाई करने वाले थे। जब हम मोर्चे पर पहुंचे तो अचानक चारों तरफ आग की लपटें उठने लगी। आग का रंग बिल्कुल अलग था, चमकता हुआ और खौफनाक। दागो और उसके साथी ये देखकर दंग रह गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये किस तरह की आग है। दागो चिल्लाया कि ये उसकी आग नहीं है, क्योंकि इस आग की मारक क्षमता उसके सोल बीस्ट फायर डॉग से कहीं ज्यादा थी। तभी किसी ने दबी आवाज में कहा कि ये शायद मेरी ही आग है। दागो को यकीन नहीं हो रहा था कि मुझ जैसा एक नया सिपाही ऐसी महाशक्ति का मालिक हो सकता है। तभी मैंने अपनी नजरों से पूरे इलाके का जायजा लिया। मुझे लगा मामला अब सच में गंभीर होने वाला है। मैंने अपनी दूरबीन और सोल सेंस का इस्तेमाल करते हुए दागो को बताया कि 11 बजे की दिशा में 500 मीटर दूर 13 दानव बढ़ रहे हैं। फिर मैंने 4 बजे की दिशा में 800 मीटर दूर 26 और दानवों को चिन्हित किया। लेकिन सबसे बड़ा खतरा अभी भी छिपा हुआ था। जमीन के नीचे लेवल 32 के 3 बेहद खतरनाक दानव घात लगाए बैठे थे। मैंने ब्रांच कैप्टन दागो की तरफ देखा और हुक्म देने वाले लहजे में कहा कि बाहर की उन 2 जगहों को वो और उनकी टीम संभाले। दागो को ये बात चुभ गई। उन्होंने टोकते हुए कहा कि भले ही मैं थोड़ा काबिल हूँ, पर मुझे अपनी हद में रहना चाहिए। मैंने कड़क आवाज में उन्हें चुप करा दिया। मैंने साफ कह दिया कि बाहर के कमजोर दानव उनके लेवल के लिए ठीक हैं, पर उस मुख्य बंकर के अंदर जो बला छिपी है उसे मैं अकेला ही निपटाऊंगा। वहाँ खड़े हर सिपाही के चेहरे पर डर था। उन्हें लगा कि मैं अकेले बंकर में जाकर अपनी मौत को दावत दे रहा हूँ। दागो ने मुझे रोकने की कोशिश की और कहा कि ये बहुत खतरनाक है, पर उस वक्त मेरे पास बहस करने का टाइम नहीं था। मेरे आत्मविश्वास को देखकर उन्होंने हार मान ली और मुझे अकेले आगे बढ़ने की इजाजत दे दी। मैं जैसे ही उस बंकर के अंदर पहुंचा, मुझे एहसास हुआ कि बाहर खड़ी टीम ने अंदर आने की हिम्मत क्यों नहीं की थी। उन्हें अच्छी तरह पता था कि अंदर का दानव उनकी पहुंच से बहुत बाहर है और वो वहाँ सिर्फ मेरी मुसीबत बढ़ाते। मुझे सामने दिख रहे लेवल 37 के उस बड़े दानव से निपटना था, इसलिए मैंने तय किया कि मैं अपनी सोल पावर इन छोटे मोटे जाहिल दानवों पर बिल्कुल बर्बाद नहीं करूंगा। तभी मेरे दिमाग में सिस्टम की आवाज गूंजी। मेरी सोल पावर बढ़कर अब गोल्डन लेवल 3 पर पहुंच गई थी। इसी के साथ मेरा एक नया स्किल भी खुल गया था, जिसे रिफ्लेक्टिव शैल यानी चोट लौटाने वाला कवच कहा जाता था। इस कवच की खासियत ये थी कि जब भी कोई दुश्मन मुझ पर हमला करता, उसे खुद मेरी ढाल से जोरदार झटका लगता और वो घायल हो जाता। मेरी सुरक्षा अब इतनी मजबूत हो चुकी थी कि मुझे हाथ तक चलाने की जरूरत नहीं थी। वहाँ मौजूद छोटे दानव भूखे भेड़ियों की तरह मुझ पर टूट पड़े। मैं बस शांत खड़ा रहा और उनकी तरफ देखकर मन ही मन कहा कि क्या तुम लोग इससे ज्यादा जोर से हमला नहीं कर सकते। जैसे ही उन्होंने मेरी ढाल पर वार किया, वो खुद ही तड़पकर पीछे गिरने लगे। बिना एक भी हमला किए मैंने उन सबका सफाया कर दिया। अब आखिर में सिर्फ वो मुख्य दानव बच गया था। मैंने अपनी सोल आई का इस्तेमाल करके उसे गौर से देखा, लेकिन अगले ही पल मेरी सांस अटक गई। उस दानव पर मेरे किसी भी हमले का असर नहीं हो रहा था। मेरी आग की शक्ति और बाकी सब कुछ बेकार जा रहा था। मुझे तभी समझ आया कि मामला अब सच में बिगड़ने वाला है, क्योंकि उस पर जादुई हमलों का कोई असर ही नहीं हो रहा था। उसी पल सिस्टम ने फिर से अपनी पुरानी चाल चली। उसने मुझे बिजली की शक्ति वाला एक नया सोल बीस्ट देने का लालच दिया, लेकिन उसकी कीमत थी मेरी जिंदगी के 5 साल। मुझे उस वक्त बहुत गुस्सा आया। मुझे लगा कि ये सिस्टम तो मुझे लूटने के मौके ढूंढता रहता है। मैंने साफ मना कर दिया, क्योंकि मैं अपनी उम्र और कम नहीं करना चाहता था। मैंने अपनी इंसेक्ट ब्लेड को कसकर पकड़ा और अपनी रफ्तार बढ़ा दी। मैं हवा में बहुत ऊंचा उड़ गया और पूरी ताकत के साथ उस पर टूट पड़ा। आखिरकार मेरी मेहनत रंग लाई और वो दानव ढेर हो गया। मेरी सूझबूझ की वजह से हम अपनी मंजिल
यानी बायहू बेस तक तय वक्त से पूरे आधा दिन पहले ही पहुंच गए। सब हैरान थे कि हम इतनी जल्दी कैसे आ गए, पर ये सब मुमकिन हुआ क्योंकि मैं दानवों की सही जगह पहचान सकता था और मैंने सबसे छोटा रास्ता ढूंढ लिया था। जैसे ही हम फ्रंट लाइन पर पहुँचे, मेरे सामने सितु दीदी खड़ी थी। उन्होंने मुझे देखते ही मुस्कुराकर कहा कि छोटे भाई, आखिरकार तुम मेरे मोर्चे पर पहुंच ही गए। सितु दीदी ने मुझे आगाह किया कि यहाँ की कमान चेन बातियान के हाथों में है, जो तांग गुआंगजुंग का सगा मामा है। मामला अब बहुत पेचीदा होने वाला था, पर मैंने मजबूती से उनसे कहा कि फिक्र मत कीजिए, मैं हर तरह की स्थिति के लिए खुद को तैयार कर चुका हूँ। अभी हम बात कर ही रहे थे कि तभी अचानक मेरे एक साथी की चीख निकल गई। वो दर्द से तड़प रहा था। मुझे तुरंत समझ आ गया कि मामला क्या है। दानवों से लड़ते वक्त उसके हाथों पर जहरीले बैक्टीरिया लग गए थे और उसने बिना हाथ धोए कुछ खा लिया था। संक्रमण उसके शरीर में फैल चुका था। अच्छी बात ये थी कि मेरा सोल बीस्ट मगरमच्छ उसके शरीर के अंदर ही जहर का काट यानी एंटीडोट बना रहा था, लेकिन इसमें कम से कम आधा दिन लगने वाला था। सितु दीदी ने हालात को समझते हुए फैसला लिया। उन्होंने मुझसे और बाई किंगशुई से कहा कि हम दोनों अभी बायहू बेस के लिए निकल जाएं और वहां जाकर सारी स्थिति साफ करें। उन्होंने वादा किया कि जैसे ही बाकी सब ठीक हो जाएंगे, वो हमारे पीछे आ जाएंगे। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए हम दोनों बेस की तरफ बढ़ गए। लेकिन जैसे ही मैं बायहू बेस के अंदर पहुंचा, मेरा खून खौल उठा। वहाँ का नजारा किसी जंग के कैंप जैसा नहीं, बल्कि किसी अय्याशी के अड्डे जैसा लग रहा था। लॉर्ड बाई और उसका बिगड़ैल बेटा सेना के पैसों पर ऐश कर रहे थे और पार्टी मना रहे थे। बेस को साफ करने के बजाय वो शराब और मनोरंजन में डूबे थे। बाई किंगशुई का पारा चढ़ गया। उसने बड़े गुस्से में उनसे पूछा कि क्या वो इसी तरह बायहू सेना के फंड का मजाक उड़ा रहे हैं। लॉर्ड बाई ने बड़ी बेशर्मी से जवाब दिया कि जंग के तनाव के बीच थोड़ा बहुत मनोरंजन तो बनता है। उसने बड़े घमंड से बाई किंगशुई को चुप रहने को कहा और याद दिलाया कि वो उससे उम्र में बड़ा है। बाई किंगशुई ने मुझे बताया कि ये लोग उसके दादाजी के भाई के परिवार से ताल्लुक रखते हैं, यानी बाई खानदान की एक दूर की शाखा। लॉर्ड बाई के बेटे ने हमारा मजाक उड़ाते हुए कहा कि वानशेन कॉर्प्स के नाम पर सिर्फ 2 ही लोग आए हैं, बाकी शायद रास्ते में ही दम तोड़ गए होंगे। उसकी ये घटिया बात सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने ठंडे लहजे में उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, अगर जंग के मैदान में किसी को मरना चाहिए तो वो तुम जैसे निकम्मे और बेकार लोग हैं। मेरी बात सुनकर वो आग बबूला हो गया। उसने अपनी कुर्सी से उठते हुए चिल्लाकर पूछा कि मेरी हिम्मत कैसे हुई उससे इस तरह बात करने की। उसे लगा कि मैं शायद वानशेन के नाम पर या बाई किंगशुई के भरोसे उछल रहा हूँ। उसने अपने सिपाहियों को हुक्म दे दिया कि मुझे पकड़ लिया जाए। उसे बाई किंगशुई के बड़ी बिटिया होने का भी कोई लिहाज नहीं था। मुझे समझ आ गया कि ये लोग अपनी ताकत के नशे में पूरी तरह अंधे हो चुके हैं। उस घमंडी लड़के की बातें सुनकर मेरा खून खौल उठा। उसने सबके सामने बाई किंगशुई का अपमान करते हुए उसे एक अनाथ कह दिया। उसने बड़े ही घटिया अंदाज में कहा कि बाई किंगशुई को कहीं से उठाकर लाया गया था और वो सिर्फ एक गोद ली हुई संतान है। उसने मजाक उड़ाते हुए दावा किया कि उसे अच्छी तरह पता था कि वो कभी बायहू सेना की वारिस नहीं बन पाएगी, इसीलिए वो वानशेन कॉर्प्स में शामिल हो गई। इतने में लॉर्ड बाई ने दखल दिया और कहा कि हम यहाँ काम के लिए आए हैं, लड़ने के लिए नहीं। उसने हमें जंगल की गहराई में जाने का इशारा किया, जहाँ हमें जांच करनी थी। उसने चेतावनी दी कि हमारी तरफ लेवल 56 का एक बहुत ही भयानक दानव बढ़ रहा है, इसलिए हमें जो भी करना है जल्दी करना होगा। जब बाई किंगशुई ने बायहू सेना से मदद और बैकअप मांगा तो उस लड़के ने साफ मना कर दिया। उसने बड़े घमंड से कहा कि वो अपने पिता की इकलौती वारिस है और एक न एक दिन पूरी बायहू सेना उसी की होने वाली है, इसलिए उसे किसी की परवाह नहीं है। बाई किंगशुई का चेहरा उतर गया था। उसने दुखी होकर मुझे बताया कि बचपन में इसी तरह लोग उसे नीचा दिखाने के लिए अपमानजनक नामों से बुलाते थे। मैंने उसे हिम्मत देते हुए कहा कि कमजोर लोगों की जलन ही ताकतवर इंसान को और भी ज्यादा मजबूत बनाती है। मैंने उसे कहा, चलो अब आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे हम जंगल के अंदर गए, ठंड बहुत बढ़ती जा रही थी। मुझे लगा मामला अब सच में बिगड़ने वाला है। अचानक न जाने कहां से हजारों दानव हम पर टूट पड़े। बाई किंगशुई का सोल बीस्ट पिछली लड़ाई की वजह से पहले से ही घायल था, जिस कारण उसे लड़ने में बहुत मुश्किल हो रही थी। वो अपनी पूरी जान लगाकर उन दानवों का सामना कर रही थी। हम किसी तरह उन दानवों के चंगुल से बचकर बाहर निकलने में कामयाब रहे, पर उस भागदौड़ में बाई किंगशुई को चोट लग गई थी। मैंने गौर किया कि उस जंगल में इतने सारे दानव एक साथ कैसे आ सकते हैं। मुझे तभी समझ आया कि ये कोई इत्तेफाक नहीं था। उन दानवों को जानबूझकर हमारी तरफ मोड़ा गया था ताकि हमें खत्म किया जा सके। अगले ही सेकंड वो लोग हमारे सामने आ खड़े हुए जिन्हें हम अपना समझ रहे थे। उन्हें देखकर मेरे दिमाग में तुरंत शक
उठा और फिर सब कुछ साफ हो गया। मैंने उनकी आंखों में देखते हुए कहा कि सैनिकों के गायब होने की खबर महज एक नाटक था। तुम लोगों ने ये सब सिर्फ इसलिए किया ताकि हमें अकेला पाकर हमारा कत्ल कर सको। अब मुझे समझ आ गया था कि ये एक बहुत ही खतरनाक और सोची समझी साजिश थी। वो लोग जोर जोर से हंसने लगे। उस लड़के ने बड़े ही क्रूर अंदाज में कहा कि सैनिकों का गायब होना कोई झूठ नहीं था, वो सच में गायब हो चुके थे, यानी उन्हें हमेशा के लिए इस दुनिया से मिटा दिया गया था। मुझे ये सुनकर बहुत गुस्सा आया कि सिर्फ हमें फंसाने के लिए उन्होंने उन बेगुनाह सैनिकों की जान ले ली। मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर पूछा कि अगर उसे इतना ही भरोसा है कि एक दिन वायु सेना उसकी होगी, तो फिर वो हमें मारने के लिए इतनी जल्दी में क्यों है? उसने बड़े घमंड से जवाब दिया कि ये तो उसके लिए बस एक छोटा सा काम है। उसने खुलासा किया कि वानशिन कॉर्प्स के अंदर ही कोई ऐसा है जो मेरी जान का दुश्मन बना बैठा है। वो आदमी मुझे मारने के लिए न सिर्फ ढेर सारा पैसा दे रहा है, बल्कि उसने खास कातिलों को भी मदद के लिए भेजा है। उस गद्दार लड़के को लगा कि हमारी मौत से उसका और वानशिन कॉर्प्स के उन लोगों का रिश्ता और भी मजबूत हो जाएगा। उसे लगा कि हमारी जान की कीमत उसके लिए एक बहुत बड़ी डील जैसी है। लेकिन तभी मैंने अपना सिर उठाया और मुस्कुराने लगा। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि इस हालत में भी मैं कैसे हंस सकता हूँ। मैंने ठंडे लहजे में कहा कि तुम जैसे लोगों की ये छोटी चालें मैं बहुत पहले ही समझ गया था। मैंने उसे बताया कि ये जो खून तुम हमारे शरीर पर देख रहे हो, ये सब नकली है। मैंने बाई किंगशुई की तरफ देखा और उसकी तारीफ करते हुए कहा कि तुमने वाकई कमाल की एक्टिंग की है, तुम्हें तो कोई बड़ा अवार्ड मिलना चाहिए। सच तो ये था कि हमें कोई चोट नहीं आई थी। उन लेवल 20 के मामूली दानवों में इतनी दम नहीं थी कि वो हमें खरोंच तक मार सके। मेरे लिए असली चुनौती उन्हें मारना नहीं था, बल्कि अपनी ताकत को काबू में रखना था, ताकि वो दानव तुरंत न मर जाएं और हम कमजोर होने का नाटक कर सकें। हमने ये सब सिर्फ इसलिए किया ताकि तुम लोग हमें कमजोर समझकर खुशी खुशी बाहर आ जाओ और हम तुम्हें रंगे हाथों पकड़ सके। उसने हकलाते हुए पूछा कि हमें इस बारे में कब पता चला। मैंने उसे साफ बताया कि जब ये सब शुरू हुआ तभी मेरे दिमाग में शक उठा था कि ये वानशेन की पहली टीम का बिछाया हुआ कोई जाल है। मुझे बस इस बात का यकीन नहीं था कि वायु सेना के लोग भी इसमें शामिल हैं या नहीं। इसीलिए मैंने ये खतरा मोल लिया और अपने साथियों के साथ इस गंदे खेल का हिस्सा बना ताकि सच सामने आ सके। मुझे शुरू से पता था कि बाई किंगशुई तुम जैसे बेवकूफों से कहीं ज्यादा समझदार है। अब उनके चेहरे का रंग उड़ चुका था, क्योंकि शिकारी खुद अब शिकार बन चुका था। मैंने उनकी आंखों में देखते हुए साफ कह दिया कि मुझे सच पहले से ही मालूम था। मैंने बाई किंगशुई को सब सच बता दिया था और हम दोनों मिलकर सिर्फ तुम्हारी नियत परख रहे थे। उस पल मुझे 100% यकीन हो गया था कि तुम हमें जान से मारना चाहते हो। तुम लोगों ने बायहू बेस पर हमला करने की हिम्मत इसलिए नहीं की क्योंकि सेना के बाकी लोगों को तुम्हारी इस गद्दारी की खबर नहीं थी। मेरा प्लान बहुत सीधा था, तुम्हारी ही चाल को तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करना। मैं बस तुम्हारे बिल से बाहर आने का इंतजार कर रहा था ताकि तुम्हें रंगे हाथों पकड़ सकूं। वो लड़का अब भी अपनी हार मानने को तैयार नहीं था। उसने गुस्से में मुझे अनाथ और बिन बाप की औलाद कहा और दावा किया कि मैं चाहे कुछ भी कर लूं, आज मेरी मौत तय है। तभी लॉर्ड बाई चिल्लाया और उसने मुझे धमकी दी कि अगर मैंने उसके बेटे को हाथ भी लगाया तो बायहू खानदान मुझे कभी माफ नहीं करेगा। उसे लग रहा था कि उसका खानदान उसकी ढाल बनेगा। इतने में वहाँ बायहू खानदान के असली गार्ड्स पहुँच गए। उन्होंने बाई किंगशुई को झुककर सलाम किया और एक ऐसा सच बताया जिससे लॉर्ड बाई के पैरों तले जमीन खिसक गई। गार्ड्स ने बताया कि खानदान के असली मुखिया को पहले से खबर थी कि ये बाप बेटा बायहू सेना को हड़पने के लिए पागल हो रहे हैं। वो सालों से बाई किंगशुई के नाम पर कीचड़ उछाल रहे थे। गार्ड्स ने बाई किंगशुई से बस एक हुक्म मांगा ताकि वो उन दोनों को अभी के अभी गिरफ्तार कर सके। बाई किंगशुई उस वक्त भी भावुक थी। उसे अपने दादाजी की आखिरी बात याद आ गई कि अपने भाई के परिवार का हमेशा ख्याल रखना। उसने गार्ड्स से कहा कि वो उन्हें एक और आखिरी मौका देना चाहती है। ये सुनकर वो लड़का और भी घमंड में आ गया। उसने मुझसे बदतमीजी से कहा कि अब जब मुझे अपनी गलती समझ आ गई है तो मैं उसे तुरंत छोड़ दूं। मुझे तभी समझ आया कि मामला जितनी सीधी दिख रही थी उतनी थी नहीं। मैंने ठंडे लहजे में उससे कहा कि मेरी सबसे बड़ी गलती ये थी कि मैंने तुम जैसे लोगों पर रहम किया और मेरी इसी दया की वजह से तुम आज इतने बेखौफ हो गए हो। मैंने अपनी शक्ति का एक जोरदार झटका उसे दिया ताकि उसे भी उस तकलीफ का एहसास हो जो उसने दूसरों को दी है। उसे तड़पता देख मुझे लगा कि इंसान अपनी गंदी सोच की वजह से कितना गिर सकता है। आखिरकार हमारा मिशन पूरा हुआ, पर मैंने उन्हें फिलहाल जिंदा छोड़ने का फैसला किया। मैंने बाई किंगशुई को बहुत ही गंभीरता से समझाया कि वानशिन की पहली टीम के लोग अब शांत नहीं बैठेंगे। उनकी साजिश नाकाम हुई है,
तो वो अब और भी खतरनाक तरीके से पलटवार करेंगे। बाई किंगशुई ने मेरी तरफ देखा और मजबूती से कहा कि मुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका बायहू खानदान भी काफी ताकतवर है और वो अपनी रक्षा करना जानती है। उसने बड़े ही घमंड से मुझसे कहा कि अगर मैं उनके परिवार का हिस्सा बन जाऊं तो मैं उनके लिए बहुत मददगार साबित हो सकता हूं। उसकी ये बात सुनकर मुझे लगा कि ये लोग कितनी जल्दी अपनी गिरगिट जैसी चालें बदलते हैं। लेकिन तभी मुझे एहसास हुआ कि इस बार वो एक बात सच कह रहा था। लेवल 56 का वो भयानक दानव सच में हमारी तरफ बढ़ रहा था। वहाँ का माहौल एकदम से बदल गया। मैंने बाई किंगशुई की तरफ देखा और उसे हिदायत दी कि यहाँ रुकना अब बहुत खतरनाक है। मैंने उसे कहा कि वो बाकी 2 साथियों को लेकर तुरंत चौथे दस्ते के पास वापस चली जाए। बाई किंगशुई ने हैरानी और फिक्र के साथ मुझसे पूछा कि अगर वो चले गए तो मेरा क्या होगा। मैंने बस एक फीकी मुस्कान दी और मन ही मन सोचा कि सामने से चलकर जो इतना बड़ा एक्सपीरियंस आ रहा है उसे मैं हाथ से कैसे जाने दे सकता हूँ। मेरे लिए वो दानव सिर्फ एक खतरा नहीं बल्कि अपनी ताकत बढ़ाने का एक सुनहरा मौका था। बाद में मुझे पता चला कि उस वक्त मैं वानशेन कॉर्प्स के पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ रहा था। जिस सितुनिंग दीदी को 600 मिलिट्री मेरिट पॉइंट कमाने में पूरा 1 हफ्ता लगा था, मैंने वो आंकड़ा कहीं पीछे छोड़ दिया था। इतिहास में सिर्फ 2 ही ऐसे योद्धा थे जो मुझसे भी ज्यादा तेज निकले थे और वो मेरे अपने माता पिता थे। उनका नाम सुनकर मेरा इरादा और भी पक्का हो गया। तभी वो दानव मेरे सामने आ गया। उसका नाम गु मिंगयान था। उसकी ताकत और सुरक्षा कवच बहुत ही खतरनाक था। मैंने गौर किया कि उस पर बर्फ वाले हमलों का कोई असर नहीं होने वाला था, पर वो आग की शक्तियों के सामने कमजोर पड़ सकता था। उसकी सबसे खौफनाक शक्ति थी उसका जादुई हुनर नेदरफेस। ये हुनर तब जागता है जब दानव की जान निकलने वाली होती है। उस वक्त वो अपने पीछे एक पूरी दानवी सेना खड़ी कर देता है। ये लड़ाई अब 1 के मुकाबले 150 की होने वाली थी, पर मुझे पता था कि अगर आज मैंने इस दानव को धूल चटा दी तो मैं सीधे प्लेटिनम लेवल पर पहुंच जाऊंगा। मुझे कैप्टन ली की वो बात याद आई कि लेवल 40 से ऊपर के दानवों के सामने सिर्फ अपनी जान बचाकर भागना ही समझदारी है, पर मेरे दिमाग में भागने का कोई ख्याल नहीं था। मैंने अपने सोल बीस्ट्स को पुकारा। वो अब पूरी तरह आराम कर चुके थे और लड़ने के लिए तैयार थे। मैंने अपनी जादुई सामग्रियों की जांच की। मेरे मुख्य सोल बीस्ट स्वैलोइंग हेवन इंसेक्ट्स के साथ उनका तालमेल करीब 79% था और बर्फ वाले बीस्ट के साथ 85%। मैंने फैसला किया कि अगर मुझे अपनी मारक क्षमता को सबसे ज्यादा रखना है तो मुझे अपने उन कीड़ों की शक्ति पर ही भरोसा करना होगा जिन्होंने अब तक मेरा साथ निभाया है। अब मुकाबला शुरू होने वाला था। मैंने अपनी मुट्ठियां कसी और महसूस किया कि मेरी ताकत एक नए मुकाम पर पहुंच गई है। आखिरकार मैंने उस 4 पूर्वजों वाली तलवार की शक्ति हासिल कर ली थी और मेरे सोल बीस्ट उन हजारों कीड़ों की सेना का 8वां हिस्सा भी अब पूरी तरह जाग चुका था। ये हुनर इतना अनोखा था कि इसे लफ्जों में बयान करना मुश्किल था। मुकाबला फिर से शुरू हुआ। मैंने गौर किया कि मेरी तलवार की धार और उसकी रफ्तार दोनों ही हर बार के साथ बढ़ती जा रही थी। अब मैं पहले से कहीं ज्यादा तेज और जानलेवा वार कर सकता था। उस वक्त मेरे पास सोचने का भी टाइम नहीं था, बस मेरा शरीर खुद ब खुद हरकत कर रहा था। अगले ही पल मैंने अपनी आध्यात्मिक आंख यानी स्पिरिचुअल आई खोली। अब मैं न सिर्फ उस दानव की कमजोरियां साफ देख सकता था, बल्कि उसके हमले करने से पहले ही उसकी चाल को भांप पा रहा था। उसकी मारक क्षमता बहुत ज्यादा थी, पर मेरी फुर्ती के आगे वो बेबस था। वो मुझे छू तक नहीं पा रहा था। मुझे लगा मामला अब सच में खत्म करने का वक्त आ गया है। मैंने अपनी तलवार हवा में लहराई। मैंटिस स्लैश। वो दानव बहुत ही सख्त खाल वाला था। मुझे अच्छी तरह पता था कि अगर मैंने उसे सिर्फ घायल छोड़ा तो अपनी आखिरी सांसों में वो और भी खौफनाक होकर मुझ पर टूट पड़ेगा। इसलिए मैंने उसे तड़पने का मौका ही नहीं दिया। इससे पहले कि वो अपनी शक्ति दोबारा बढ़ा पाता, मैंने एक ही झटके में उसका काम तमाम कर दिया। तभी मैंने उन गद्दार बाप बेटों यानी बाई परिवार के उन धोखेबाजों के बारे में सोचा। वो लोग वाकई किसी काम के नहीं निकले। इतने में वो असली शिकारी मेरे सामने आ खड़ा हुआ जिसने ये सारा खूनी खेल रचा था। उसकी आंखों में पहले तो जीत की चमक थी, पर जैसे ही उसने मुझे सही सलामत खड़ा देखा उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो पागलों की तरह बड़बड़ाने लगा कि ये कैसे मुमकिन है। उसने चिल्लाकर कहा कि कोई योद्धा एक साथ 2-2 सोल बीस्ट कैसे रख सकता है। और फिर उसकी नजर मेरे तीसरे सोल बीस्ट पर पड़ी। वो बुरी तरह कांपने लगा। उसे समझ आ गया था कि 2 सोल बीस्ट तो फिर भी समझ आते थे, पर यहाँ तो तीसरा भी मौजूद था।
जो कुदरत के नियमों के बिल्कुल खिलाफ था। उसने लालच भरी नजरों से मेरे रूहानी मोतियों की तरफ देखा। मुझे गुस्सा आया और मैंने ठंडे लहजे में उसे चेतावनी दी कि इन मोतियों को हाथ लगाने की कीमत उसे अपनी जान देकर चुकानी होगी। उसके चेहरे के हाव भाव देखकर मुझे समझ आ गया कि वो अब डर चुका था। उसे एहसास हो गया था कि मैं कोई मामूली योद्धा नहीं बल्कि एक ऐसा रहस्य हूँ जिसे सुलझाना उसके बस की बात नहीं थी। मुझे समझ आ गया था कि ये सब के सब कातिल हैं। तभी टीम 1 के कैप्टन ने अपने साथियों से बहुत ही घटिया बात कही। उसने साफ कर दिया कि अगर तांग गुआंगजोंग जीत गया तो वो उसे अपना सगा भांजा मान लेगा, लेकिन अगर वो यहाँ मर गया तो ये उसकी अपनी हार होगी और टीम 1 का इससे कोई लेना देना नहीं होगा। वो लोग इतने पत्थर दिल थे कि उन्हें अपने ही खून की जान की कोई परवाह नहीं थी। तभी तांग गुआंगजोंग बड़े घमंड से हंसने लगा। उसने कहा कि अब तक मैंने उसकी जो ताकत देखी थी वो तो महज एक छलावा थी। उसने अपनी असली शक्ति दिखाई और एक चमकते हुए पंछी को बाहर बुलाया। उसे देखते ही मेरा कलेजा मुंह को आ गया। वो मेरी माँ का सोल बीस्ट शाओ शियान पेंग था। मेरी आंखों में गुस्सा और दर्द एक साथ भर आया। मैंने उससे पूछा कि मेरी माँ का सोल बीस्ट उसके पास कैसे आया और वो उसे हेवनली बर्ड क्यों कह रहा है। उसने बड़ी बेरहमी से मुस्कुराते हुए एक खौफनाक राज खोला। उसने बताया कि रूहानी मोतियों यानी सोल बीड्स को एक शरीर से निकालकर दूसरे में फिट किया जा सकता है, जिससे मरे हुए लोगों की शक्तियाँ और उनके सोल बीस्ट हथियाए जा सकते हैं। इस सर्जरी के लिए उसने बहुत दर्द सहा था, पर अब उसके पास 2 अलग अलग सोल पावर थी। उसने बड़ी बेशर्मी से कहा कि वो मुझे मारकर मेरी माँ के इस पंछी को वापस अपने पास ले जाएगा। लड़ाई फिर से शुरू हुई। मैंने अपनी चोट लौटाने वाली ढाल यानी रिफ्लेक्टिव शैल का इस्तेमाल किया, पर उसकी ताकत पहाड़ जैसी थी। मेरी ढाल पर उसके वार भारी पड़ रहे थे। मैं उसके हमलों से खुद को ठीक भी नहीं कर पा रहा था क्योंकि वो मुझे अंदर से बहुत कमजोर कर रहा था। तभी उसने कुछ ऐसा किया जिसने मेरा दिल छलनी कर दिया। उसने मेरे पापा की सबसे मशहूर तकनीक इटरनल बरियल का इस्तेमाल मुझ पर ही कर दिया। उसके साथी दूर खड़े उसे बधाइयाँ देने लगे कि अब कैप्टन की तिजोरी में नए रूहानी मोती जुड़ने वाले हैं। तांग गुआंगजोंग ने मेरा मजाक उड़ाते हुए कहा कि मेरे पास चाहे कितने भी एसएसएस रैंक के सोल बीस्ट क्यों न हो, मैं उसका मुकाबला कभी नहीं कर सकता। वो अब किंग लेवल का महान योद्धा बन चुका था क्योंकि उसने मेरे पापा की सारी सोल पावर चुरा ली थी। मेरी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। मैं बुरी तरह जख्मी था और मेरा शरीर मेरा साथ नहीं दे रहा था। उसने मुझे उकसाते हुए कहा कि अब मैं उस शैतानी दानव को बाहर क्यों नहीं निकालता जो दूसरों की सोल पावर को निगल जाता है। वो देखना चाहता था कि अपनी आखिरी सांसों में मैं क्या करता हूँ। उसने मुझ पर हंसते हुए कहा कि मैं उस शक्ति को जगा ही नहीं पा रहा हूँ। उसे लगा कि मेरा खेल अब खत्म हो चुका है और उसे इस बात का अफसोस था कि वो मेरे साथ और ज्यादा नहीं खेल पाया। उसने मेरी माँ के सोल बीस्ट यानी उस चमकते हुए पंछी को हुक्म दिया कि वो मुझे मार डाले। मैंने उस पंछी की आंखों में देखा और उसे याद दिलाया कि मैं कौन हूँ। मैंने उससे कहा कि क्या तुम्हें मैं याद हूँ? इस कातिल को खत्म कर दो। तांग गुआंगजोंग चिल्लाया और उस बेजुबान को अपनी बात मानने पर मजबूर करने लगा। उसने मेरा मजाक उड़ाते हुए कहा कि मैं अपनी मौत से पहले सिर्फ तड़प रहा हूँ और चंद सेकंड की इस तड़प से कुछ नहीं बदलने वाला। मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर बड़े शांत लहजे में कहा कि अगले ही पल मरने वाले तुम हो, मैं नहीं। मैंने उससे पूछा कि जब उसने उस भूतिया राजा यानी गोस्ट किंग दानव को मारा था तब क्या उसने उसकी सोल पावर को सोखने की कोशिश की थी? उसे लगा था कि किंग लेवल के योद्धा के लिए एक मामूली लेवल 52 के दानव की शक्ति कोई मायने नहीं रखती, लेकिन सच तो ये था कि मैंने उसे उस दानव को मारने ही नहीं दिया था। तुम्हारे वार करने से पहले ही मैंने उस दानव के शरीर में अपने जादुई कीड़े छोड़ दिए थे और अपनी खुद की सोल पावर का इस्तेमाल करके उसे तुम्हारे हमले से बचा लिया था। अब मेरी तैयारी पूरी हो चुकी थी। मैंने अपनी जादुई तकनीक घोस्ट पपेट का इस्तेमाल किया और उस घोस्ट किंग को हुक्म दिया कि वो मेरे आदेशों का पालन करे। देखते ही देखते लेवल 34 के दानवों की एक पूरी फौज तांग गुआंगजोंग पर टूट पड़ी। तांग को अब भी लग रहा था कि वो बहुत ताकतवर है। उसने घमंड में कहा कि ये छोटे मोटे दानव एक किंग लेवल के योद्धा का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उसे लगा कि मैं अभी भी उसकी ताकत को समझ नहीं पाया हूँ। उसके साथी भी दूर खड़े होकर यही सोच रहे थे कि तांग गुआंगजोंग चंद मिनटों में इन सब का सफाया कर देगा और मेरी सारी मेहनत बेकार जाएगी। लेकिन मुझे पता था कि मामला अब उनके हाथ से निकल चुका है। तांग ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया और उन दानवों को पीछे धकेलने की कोशिश की। उसे लगा कि मैं पूरी तरह हार मान चुका हूँ और मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है। मैंने अपनी तलवार मजबूती से पकड़ी और मन ही मन कहा कि ये तो सिर्फ शुरुआत है। मैंने एक भयानक पानी के धमाके यानी वाटर एक्सप्लोजन के साथ उस पर हमला
कर दिया। उस पल उसे एहसास हुआ कि उसने मुझे बहुत कमजोर समझने की गलती कर दी थी। मैदान में बिजली कड़क रही थी और चारों तरफ तबाही का मंजर था। मेरी बिजली वाली शक्तियों ने दुश्मन की हालत खराब कर दी थी और दूसरी तरफ भालू और पंछी की वो अनोखी शक्ति मौत के मुंह से वापस लाने का काम कर रही थी। मुझे उस वक्त अंदाजा नहीं था, पर बाद में पता चला कि ड्रैगन किंगडम की किस्मत के पॉइंट अब 1 लाख की सीमा को पार कर चुके थे। बड़े अधिकारी घबरा रहे थे क्योंकि अब मेरी इस शक्ति को छिपाना नामुमकिन हो गया था। उस पल से ड्रैगन किंगडम और मुझ पर पूरी दुनिया की नजरें टिक गई थीं। तांग गुआंगजोंग बुरी तरह घिरा हुआ था, पर उसका घमंड अब भी 7वें आसमान पर था। उसने चिल्लाकर कहा कि वो किंग लेवल का योद्धा है और उसके पास मेरे पिता की सारी सोल पावर है। पर मैंने गौर किया कि उसका शरीर उस चोरी की गई ताकत को झेल नहीं पा रहा था। वो शक्तियाँ उसे अंदर ही अंदर काट रही थीं। उसने गुस्से में कहा कि चाहे वो अपनी आखिरी सीमा पर हो, पर वो मुझे मार डालने के लिए काफी है। उसने मेरे पिता की सबसे बड़ी तकनीक इटरनल सी बरियर से मुझ पर जानलेवा हमला किया, पर मैं अब वो पुराना कमजोर लड़का नहीं था। मैंने अपनी सारी शक्तियों को एक जगह समेटा, 9 हेवन थंडर और शैतानी सम्राट की खौफनाक ताकत। एक जोरदार धमाका हुआ और लड़ाई अपने अंजाम तक पहुंच गई। धुआं छंटा तो तांग गुआंगजोंग मेरे पैरों में पड़ा था। मैंने उसे गर्दन से दबोच लिया और उसकी आंखों में को अब समझ आ रहा था कि वो सिर्फ एक मोहरा था। उसे अब एहसास हुआ कि आखिर वो 3 लोग इतने उदार कैसे हो गए कि उन्होंने उसे 2-2 एस क्लास के रूहानी मोती यानी सोल बीट्स दे दिए। उसे समझ आ गया कि उसे सिर्फ बलि का बकरा बनाया गया था। मैंने उसे मजबूती से पकड़ रखा था। मेरा पूरा शरीर गुस्से से कांप रहा था। मैंने दहाड़ते हुए उससे पूछा, मेरे माता पिता की मौत के पीछे तुम्हारे सिवा और कौन कौन शामिल है? सच उगल दो। तभी टीम 1 का कैप्टन आगे बढ़ा। उसे मेरी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसने बड़े ही रुखे अंदाज में कहा कि मैंने बहुत तमाशा खड़ा कर दिया है। उसे डर था कि सरकारी विभाग के लोग कभी भी यहाँ पहुँच सकते हैं। उसने ठंडे लहजे में कहा कि उसे जिंदा लोगों से ज्यादा मुर्दे पसंद हैं, क्योंकि मुर्दे कभी कोई सवाल नहीं पूछते। उसने अपने साथियों को हुक्म दिया कि अगले 5 मिनट के अंदर मेरा काम तमाम कर दिया जाए। उसने बड़े घमंड से मेरी तरफ देखा और कहा कि उसके पास 20 किंग लेवल के योद्धा हैं, जबकि मैं बिल्कुल अकेला हूँ। उसी पल पीछे से एक तेज आवाज गूंजी। किसने कहा कि मेरा बड़ा भाई अकेला है? मैंने मुड़कर देखा तो मेरी जान में जान आई। वो हुवांग माओ था, और सिर्फ वो ही नहीं, सितु दीदी भी अपनी पूरी ताकत के साथ वहाँ पहुँच गई थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए मुझसे कहा कि छोटे भाई, आने में थोड़ी देर हो गई, मुझे माफ करना। हमें इस तरह एक साथ खड़ा देखकर बिलेन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे समझ आ गया कि अब मामला उसके हाथ से निकल चुका है। उसने पागलों की तरह चीखते हुए अपने आदमियों को आदेश दिया कि हम सबको वहीं जान से मार दिया जाए। तभी मेरे दिमाग में सिस्टम की चेतावनी गूंजी। उसने सामने खड़े इस एस क्लास के दुश्मनों की पहचान कर ली थी। मुझे एहसास हुआ कि ये लड़ाई अब अपनी आखिरी सीमा तक पहुंचने वाली है, पर मुझे अब डर नहीं था, क्योंकि मेरे माता पिता का इंसाफ अब मेरी मुट्ठी में था।